सारे बच्चों की नजरें अभी जेके बोस वाला पे क्यों हैं? क्योंकि लास्ट बार भी सारे बच्चों ने अपना एतमाद जमाया और फिर उनको हौसला मिला और फाइनली उनका रिजल्ट चमकदार आ गया। और इस चैप्टर में या इस पूरी सीरीज में हम आपको जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, ये वन शॉट नहीं, ये गन शॉट है। जिस तरीके से भाई साहब गन शॉट एकदम निशाने पे लगता है, सेम इसी तरह ये सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें जितने भी चैप्टर्स है भाई साहब एकदम बोर्ड ओरिएंटेड होंगे, जहां पे बच्चों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यस, और इतना ही नहीं, इसमें हम आपको डायग्राम बेस्ड सब सिखाएंगे। नोट्स की बारी है। नोट्स भैया आपको सबसे क्रिस्प और शॉर्ट मिलेंगे, बोर्ड ओरिएंटेड इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एमसीक्यू तक इसी से आना चाहिए। तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर गन शॉट सीरीज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दाऊद सर, आपका बायोलॉजी टीचर, जो आपको क्लास 10th की बायोलॉजी वन शॉट सीरीज में पढ़ाएगा। एक एक चैप्टर लेके हमारे 5 चैप्टर्स हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, मेरा दोस्त ये है, मेरा ये चैप्टर पहला है, प्यारा सा नन्ना सा मन्नू सा लाइफ प्रोस। इसको हम वन शॉट में क्या गन शॉट में, मतलब कि इससे पेपर आना चाहिए। जो हम पढ़ेंगे एमसीक्यू तक वहां यहां से ही आना चाहिए। और रिमेंबर बेटा, डायग्राम बेस्ड आप बच्चों के लिए और आपको पता है बहुत क्रिस्प शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं। डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। आपको क्या पता लगता है, इसमें 4 वो टॉपिक्स है और तीसरे और चौथे टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आती है? नहीं, अब तो क्लियर कर देंगे। लेकिन इस चैप्टर को, लाइफ प्रोसेसेस को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्या आपको इसके नोट्स जरूरत है? यस सर। कहां मिलेंगे भाई साहब? पीडब्ल्यू की ऐप में, द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग ऐप। इसमें आपको आपके नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के। चलिए, आई थिंक बेटा हम स्टार्ट करें और इस शॉर्ट वन शॉट को, मतलब इस गन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 4 टॉपिक्स है। पहला न्यूट्रिशन। हाँ, लाइफ प्रोस में 4 टॉपिक्स है। मैं आपको अभी बताऊंगा लाइफ प्रोस होता क्या है, लेकिन रिमेंबर बेटा, सबसे पहले आज के टॉपिक्स देखिए। पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके 4 टॉपिक्स है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। सर हमें बताएं लाइफ प्रोस क्या होता है। मैं आपको यह बता सकता हूं भाई, जिंदगी में एक लिविंग थिंग कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करता है जिनकी वजह से वो जिंदा रहता है, उन तमाम एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे बेटा, मैंने फूड खाया, इसकी वजह से मैं जिंदा रहता हूं, तो एक लाइफ प्रोसेस है। अगर मैं फूड खाऊंगा जिंदा रहूंगा, नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। दैट मींस ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक लिविंग थिंग अपनी जिंदगी में करता है जिंदा रहने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस तरह बेटा ब्रीदिंग, या मैं कहूंगा रेस्पिरेशन, एक लाइफ प्रोसेस। तीसरा मैं कहूंगा, हां, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक लाइफ प्रोसेस। वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना एक लाइफ प्रोसेस। तो मैं हक के साथ कहूंगा कि एक लिविंग थिंग अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम करता है जिस काम की वजह से वो जिंदा रहता है, उसको भाई साहब मैं क्या कहूंगा? लाइफ प्रोसेस। ये जिंदगी है, इसमें हम तमाम ये ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? इन तमाम को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। सर हमें इस चैप्टर में कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, अरे खाना पीना। एक तो हमें भैया पढ़ना है न्यूट्रिशन, खाना पीना, ठीक है, फूड उठाना, खाना, ये सब क्या कहलाता है आखिर? न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन भैया आपका लाइफ प्रोसेस है। इस तरह रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर बेटा फूड से एनर्जी निकलती है, सब क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। सर हमारे जेके बोर्ड ने इस ट्रांसपोर्टेशन को डिलीट किया है। अरे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन तो डिलीट है, प्लांट तो नहीं है ना, तो पढ़ेंगे भाई साहब। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको भाई न्यूट्रिशन बताता हूं। यह लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो एक लिविंग थिंग अपनी जिंदगी में करता है जिंदा रहने के लिए, उन तमाम एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बेटा हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है, दैट्स मेरी जान न्यूट्रिशन। क्या ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या होता है? रिमेंबर बेटा, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है, समझिएगा न्यूट्रिशन क्या होता है, समझो, सुनो। फूड उठाना, फूड उठाना, फूड को खाना, फूड उठाना, फूड को खाना, फूड से एनर्जी निकालना, समझो। फूड उठाना या फूड को खाना, फूड जो है ना, फूड को खाना,
फूड को डाइजेस्ट करना, फूड से एनर्जी निकालना, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। फूड खाना, उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी निकालना, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। रिमेंबर बेटा, दुनिया में फूड खाने के दो तरीके हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के दो तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को भैया हम क्या कहते हैं? एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतनी तो फर्क है, क्लास 7th में भी पढ़ा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें भी एक लिविंग थिंग फूड खाता है, लेकिन कैसे? एक लिविंग थिंग जब अपना खाना खुद बनाता है, एक लिविंग थिंग जैसे प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड खुद बनाता है, फिर भैया उसको क्या कहता है? उससे एनर्जी निकालता है, एनर्जी को इस्तेमाल करता है। यह भी न्यूट्रिशन है, लेकिन इस न्यूट्रिशन में एक लिविंग थिंग ने अपना फूड खुद बनाया, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मींस सेल्फ। और दूसरा बेटा, अगर एक लिविंग थिंग अपना फूड खुद नहीं बनाता है, जैसे मैं अपना फूड खुद नहीं बनाता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं दूसरे लिविंग थिंग पे डिपेंड होता हूं। क्या मतलब? मैं बेटा दूसरे एनिमल से फूड लेके खाता हूं, तो मैंने भी न्यूट्रिशन की, लेकिन मैंने अपना फूड खुद नहीं बनाया ना। इसका मतलब एक लिविंग थिंग अपना फूड खुद बनाता है, इस लिविंग थिंग ने अपना फूड खुद बनाया, और इस लिविंग थिंग ने अपना फूड खुद नहीं बनाया। इसने अपना फूड खुद बनाया, इस ए ने अपना फूड खुद बनाया, और बेटा उससे एनर्जी निकाली, तो यह है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस एच वाले ऑर्गेनिज्म ने अपना फूड खुद नहीं बनाया, इसने दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लिया फिर खाया, इसने भी न्यूट्रिशन की, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? हाँ, अब समझो बेटा, यही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यही डेफिनेशन है। मैंने बताया इसमें एक लिविंग थिंग क्या करता है? जब एक लिविंग थिंग अपना फूड खुद बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, या बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिज्म करता है। मैं आपको ऐसे बताऊं, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, इस लिविंग थिंग ने अपना फूड खुद बनाया, फोटोसिंथेसिस की, अपना फूड खुद बनाया, उसके बाद फूड से एनर्जी निकाली, एनर्जी को इस्तेमाल किया। भैया इस लिविंग थिंग ने तो न्यूट्रिशन की ना, हाँ, लेकिन इस न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। समझा? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बेस्ट एग्जांपल है भैया फोटोसिंथेसिस। क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बेस्ट एग्जांपल? क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये बेटा इसकी एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। समझो, एक लिविंग थिंग है, हाँ, ये एक प्लांट है बेटा, समझो, ये मेरे पास एक प्लांट है, बिल्कुल सर आपके पास एक प्लांट है, अरे ये है ना प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट के ऊपर हमने सुना है सनलाइट पड़ती है, ठीक है, फिर ये अपना खाना खुद बनाता है, न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? क्या फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है? यस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या? एक ऑर्गेनिज्म ने, एक प्लांट ने या एक लिविंग थिंग ने क्या बनाया? सनलाइट की वजह से अपना फूड खुद बनाया, तो ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसमें बेटा सनलाइट का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद एक प्लांट ने अपना फूड खुद बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। समझा? फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस बनाना, मैन्युफैक्चर, मेकिंग, तो लाइट से अपना फूड खुद बनाना। मुझे बताओ अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? पहले बेटा आप 4 चीजें याद रखिएगा, या इस बात पे बेटा आप ध्यान दीजिएगा। देखो क्या क्या चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर एक लिविंग थिंग चाहता है मैं फोटोसिंथेसिस करूं, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? समझो बेटा, पहला जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो चाहिए वाटर, समझो। तीसरा जो, जैसे मुझे बेटा मुझे रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए मुझे आटा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और बेटा हीट चाहिए, तब जाके मैं रोटी बना सकता हूं। सेम इस तरह एक प्लांट चाहता है मैं फोटोसिंथेसिस करूं, मैं अपना फूड खुद बनाऊं, तो प्लांट को भैया क्या चाहिए? 4 चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, और बेटा क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, हाँ। और बेटा चौथी चीज जो चाहिए ना, वो है सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, बस। हाँ, ये 4 चीजें, इन्हीं 4 चीज को भैया हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्लांट ये कैसे लेता है। सबसे पहले बेटा आप यहां पे अच्छे से नजर रखिएगा, देखो ये प्लांट है ना, हाँ, ये बेटा इसके रूट्स है जमीन में, बिल्कुल सर है। ये बेटा प्लांट के रूट्स कहां पे होते हैं? प्लांट के रूट जमीन में है। जमीन के अंदर बेटा क्या होता है? वाटर होता है, समझो, जमीन के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। ये रूट्स बेटा इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कहां? जमीन से। जब वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, किस प्रोसेस से बेटा? ऑस्मोसिस। हाँ, यहां पे रूट से बेटा वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, जो वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, ये वाटर बेटा आ जाता है लीफ में। सर किस प्रोसेस से आ जाता है? ये आगे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल आप देखो क्या क्या चाहिए। रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया और पहुंचाया गया कहां? लीव्स तक पहुंचाया गया, तो लीव्स में क्या आ गया? वाटर आ गया, ठीक है। दूसरी बात बेटा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? हवा के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बेटा लीव्स के अंदर चला जाता है। कैसे? लीव्स को नीचे से होल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिटोमेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट
डायरेक्ट आता है हवा से और जाता है लीव्स के अंदर। तो लीव्स के अंदर कितनी चीजें पहुंच गई? दो। एक तो बेटा वाटर भी पहुंच गया, बिल्कुल, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। हाँ, तो दो चीजें आ गई। अब बेटा तीसरी चीज क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, वाटर भी आ गया, तीसरी चीज चाहिए क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट बेटा लीव्स को अपना मौजूद होता है। जैसे मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है अपना, इस तरह बेटा लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं? इनको अपना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अरे बाबा, तीन चीजें तो अपनी है, तीन चीजें तो आ गई, वाटर भी आ गया रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, हाँ, लीव्स के अंदर भैया अपना क्लोरोफिल है, तीन चीजें हो गई, बिल्कुल। अब बेटा जरूरत है सनलाइट की, ऊपर से ये है बेटा सन, हाँ सनलाइट पड़ती है लीव्स के ऊपर, जब सनलाइट पड़ती है लीव्स के ऊपर, लीव्स के अंदर चार चीजें जमा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले, वाटर भी आ गया, क्लोरोफिल अपना, और सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ जाती है, सनलाइट का पड़ना बेटा, अब जब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ गई, चार चीजें जमा हो गई और लीफ के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है, लीफ के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है, जिस रिएक्शन का भैया नाम होता है फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो लीव्स के अंदर एक रिएक्शन हो जाती है, कब? जब ये चार चीजें जमा हो जाती है, कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट एनर्जी। जब ये चार चीजें जमा हो गई, लीव्स के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से भैया क्या होता है? लीफ ने एक फूड में, लीफ ने क्या बनाया? लीफ ने क्या बनाया? जब फोटोसिंथेसिस हो गई ना, तो लीफ ने क्या बनाया भैया? लीफ ने क्या बनाया? इसने ग्लूकोज बनाया। लीफ ने क्या बनाया? फोटो, ये चार चीजें मिलके, ये चार चीजें मिलके, अच्छा, लीफ ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। या ऐसे बेटा याद रखो, या लीफ, वाटर आ गया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, हाँ, क्लोरोफिल अंदर अपना अंदर है, हाँ, ऊपर से बेटा सनलाइट एनर्जी पड़ गई, बिल्कुल, अंदर एक रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इस फोटोसिंथेसिस के दौरान देखो क्या होता है? इस फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ, ये जो बेटा ऊपर से कौन आ गया? सनलाइट आ गया ना, इस सनलाइट को ये लीफ एब्जॉर्ब करता है। लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब आगे ना चार चीजें, पहले तीन ही चीजें थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, तीन चीजें। हाँ, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन करता है? ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। जब सनलाइट आ गई, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, तो बेटा फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। तो फोटोसिंथेसिस में पहले क्या किया गया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया। दूसरा क्या किया गया? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब बेटा जब यहां पे सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, लीफ के अंदर ऐसे समझो, लीफ के अंदर बेटा ऐसे, या क्या किया गया? लीफ के अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, उसके बाद लीफ के अंदर बन जाता है एटीपी। क्या बन जाता है? एटीपी। एटीपी का बेटा मतलब क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज क्या हो जाता है? हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर यानी कि जो अंदर वाटर था ना, लीफ के अंदर, जो मैंने लिखा है, लीफ के अंदर जो वाटर था, लीफ के अंदर जो वाटर था वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाता है? अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। इन नटशल मैं आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, देखो बेटा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ। हाँ, यहां से बेटा वाटर आ गया ऊपर लीफ में, बिल्कुल, हाँ, वो यहां से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, ऊपर से बेटा अपना अंदर अपना क्लोरोफिल मौजूद है, अपना अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, अंदर तो अपना क्लोरोफिल मौजूद है ना, अंदर तो अपना क्लोरोफिल मौजूद है, बिल्कुल। ऊपर से कौन आ गई? सनलाइट। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ गई, ठीक, अब सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब किया गया, अब एक रिएक्शन स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इस फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ कि सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल अंदर है ना, इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया? अंदर बेटा, अब अंदर लीफ के अंदर बनाया गया एटीपी। क्या बनाया गया? एटीपी, ठीक है। अब लीफ के अंदर कौन बच गया? लीफ के अंदर बच गया वाटर, बच गया ना वाटर। इस वाटर को ब्रेक किया जाता है, H2O को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है। अब कौन बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। दैट मींस बेटा अंदर जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, तो लीफ के अंदर पता है क्या क्या बनता है? लीफ के अंदर क्या क्या बनता है? डू यू नो बेटा लीफ के अंदर क्या क्या बनता है? लीफ के अंदर बनता है बेटा, हाँ, एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एंड पे, फोटोसिंथेसिस के एंड पे, फोटोसिंथेसिस के एंड पे पता है बेटा क्या क्या बनता है? हाँ, एक तो बेटा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, एक तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और बेटा प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ये चीजें बनती है। यही तो बेटा मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है। फोटोसिंथेसिस में ये चीजें सब आ जाती हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? ये चाहिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या हो जाता है? ये हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सबसे पहले ये क्लोरोफिल जो है ना, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अंदर एटीपी बनता है, वाटर को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है
ये कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा इसकी रिएक्शन लिखो, मैं बेटा ऐसे रिएक्शन लिखूंगा, समझो। लीफ के अंदर पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, उसके बाद बेटा वाटर आ गया, हाँ हाँ, ऊपर से ये अंदर क्या अपना था, क्लोरोफिल अपना मौजूद था, ऊपर से क्या पड़ गई, सनलाइट पड़ गई। अब बेटा क्या बन गया, वहां पे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, C6H12O6, ग्लूकोज बन गया और बन गया ऑक्सीजन। मुझे बताए ग्लूकोज ही फूड होता है ना, तो लीफ ने इन चार चीजों को मिला के क्या बनाया बेटा, अपना फूड बनाया। ये तो फोटोसिंथेसिस है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो लीफ के अंदर ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान बेटा ऐसा होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाता है, सनलाइट और यानी कि क्लोरोफिल भी होता है, ऊपर से सनलाइट आती है, तो बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। हो गया बेटा, यह है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हाँ, यह है फोटोसिंथेसिस भैया। अब है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म। अब बेटा दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बोर्ड में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं पूछी जाती है, तो बस आपको लगता होगा शायद सर क्या सुपरफिशियली पढ़ा रहे हैं। भैया मैंने आपको बैच के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स तक जहां की बात है ना, बोर्ड एग्जाम्स में बेटा यही चीजें पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछा जाता भैया, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा जो मैंने पढ़ा है, इससे ज्यादा कभी वो डीप पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज इतना ही है टेक्स्ट बुक में, इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे, ठीक। हाँ, अब बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझो। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग, ये एक लिविंग थिंग है, ये एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसने अपना फूड खुद मत बनाया, ठीक है। फिर ये क्या करता है, जब इसने अपना फूड खुद नहीं बनाया, मतलब बना, ये लिविंग थिंग दूसरों से फूड लेता है फिर खाता है, तो इसने न्यूट्रिशन की, लेकिन इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब इस लिविंग थिंग ने अपना फूड खुद नहीं बनाया, या अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों से फूड लेता है और खाता है, इसको हम भैया बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे बेटा कौन करते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स करते हैं। हम तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब बेटा हम अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम दूसरों से लेते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताऊं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग अलग किस्म का है, मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, मींस के अगर एक लिविंग थिंग अपना फूड खुद नहीं बनाता है, वो दूसरों से फूड लेता है, तो वो कौन सी न्यूट्रिशन करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड रिमेंबर बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये अलग अलग किस्म का है। एक किस्म की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, समझिएगा बेटा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें एक लिविंग थिंग क्या करता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग थिंग कचरा खाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक लिविंग थिंग है, यहां पे ये बेटा एक लिविंग थिंग है, ठीक है। ये लिविंग थिंग जो है ना क्या खाता है, ये डेड चीजों को खाता है। इसने बेटा डेड चीजों को खाया, इसने डिकेड सड़ी हुई चीजों को खाया, ये डिकम्पोज्ड चीजों को खाता है। या मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, यहां पे कोई डेड लिविंग थिंग पड़ा है, डेड एनिमल पड़ा है, डेड प्लांट पड़ा है। जब एक लिविंग थिंग डेड चीजों को खाता है, तो बेटा इसने कौन सी न्यूट्रिशन की, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसने की, जब एक लिविंग थिंग डेड चीजों को खाता है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मिसाल ये एक लिविंग थिंग है बेटा, ये एक लिविंग थिंग है, ये दूसरा लिविंग थिंग है, ठीक है। ये दूसरा, ये लिविंग थिंग जो है ना, ये दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठेगा। हाँ, ये लिविंग थिंग आ गया, ये दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा या बॉडी के अंदर बैठा, फिर इस लिविंग थिंग ने फूड हासिल किया। मतलब कि ये एक बड़ा लिविंग थिंग है, अब ये छोटा लिविंग थिंग है। इस लिविंग थिंग ने क्या काम किया, ये दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा या बॉडी के अंदर बैठा, फिर वहां से फूड हासिल किया। तो इस लिविंग थिंग ने कौन सी न्यूट्रिशन की, इसने बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये की। दैट मींस अगर बेटा जैसे हमारे सर में लाइस होती है, बेटा लाइस क्या है, वो एक लिविंग थिंग है, हम भी क्या है, एक लिविंग थिंग। लाइस आके हमारी बॉडी के ऊपर बैठ के एक फूड हासिल करते हैं, तो लाइस ने क्या किया, सेप्रोट्रा, ये उससे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठ के जब फूड, या बॉडी के अंदर बैठ के या बॉडी के ऊपर बैठ के फूड हासिल करता है। मींस के एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी से जब फूड हासिल करता है, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलता है, ठीक है। हाँ, इस तरह जैसे बेटा मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल बेटा लिखूं, लीच, ठीक है, लीच, ठीक है। हाँ, इस तरह लाइस है, बेड बग है। नेक्स्ट है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग साफो शफाफ सॉलिड फूड खाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साफो शफाफ सॉलिड फूड है, मैंने सॉलिड फूड को बेटा निगल लिया, मैंने सॉलिड फूड को खा लिया, मैंने क्या की, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे बेटा मैंने भेड़िया को पकड़ा काट के, मैंने इसको खा लिया, यह है बेटा क्या है, यह होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉलिड साफो शफाफ सॉलिड फूड खाना, इसको भैया हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बींग्स बेटा ये कौन सी, हम ना डेड खाते हैं, हम ना भैया
भैया क्या करते हैं ना, हम दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठ के खाते हैं, जो हमारा तरीका है ना फूड खाने का, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। साफो शफाफ फूड, कंप्लेक्स फूड खाना, साफो शफाफ कंप्लेक्स फूड खाना, ठीक है, इसको भैया हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यही होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर कोई लिविंग थिंग सिर्फ प्लांट्स को खाता है, सिर्फ प्लांट्स को खाता है, उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन, एक लिविंग थिंग सिर्फ साफो शफाफ प्लांट्स को खाता है, मिसाल के तौर पर यानी कि डियर है, डियर को देखो बेटा, डियर जो है ना, डियर वो मुर्दी चीजों को नहीं खाती है, तो डियर क्या करते हैं, वो बेटा प्लांट्स को खाती है, तो डियर होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन कौन सी, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग सिर्फ प्लांट्स को खाती है, तो उस या प्लांट्स को खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन, जैसे बेटा डियर है, ठीक है। इस तरह है बेटा कार्निवोरिक न्यूट्रिशन, का मतलब होता है जब एक लिविंग थिंग दूसरे एनिमल को खाता है या एनिमल के प्रोडक्ट को खाता है, मतलब बेटा एक लिविंग थिंग है, इसने दूसरे एनिमल को खाया, ठीक है, एक एनिमल है यहां पे बेटा, एक एनिमल है, और इस एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया, तो बेटा इस लिविंग थिंग ने कौन सी न्यूट्रिशन की, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन, जैसे बेटा लाइन है, ठीक है, हाँ लाइन है। ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन, ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब एक लिविंग थिंग है भैया, इसने क्या किया, इसने कभी कभार प्लांट को भी खाया, कभी कभार एनिमल को भी खाया, तो जब एक लिविंग थिंग दोनों को खाता है, कभी प्लांट को कभी एनिमल को, ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन। तो मैं इसमें एग्जांपल बेटा लिखूंगा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या करते हैं भैया, ये कभी प्लांट्स को भी खाते हैं, कभी एनिमल्स को भी खाते हैं। ना मुझे बताओ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भैया एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग थिंग क्या करता है, अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों से फूड लेता है और खाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन किस्म का है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक लिविंग थिंग डेड चीजों को खाता है, डिकेड सड़ी हुई चीजों को खाता है। नेक्स्ट है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर या अंदर बैठ के फूड हासिल करता है, या एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग से फूड हासिल करता है, इसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, सॉलिड साफ और शफाफ फूड खाना, इसको भाई हम क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर एक लिविंग थिंग सिर्फ प्लांट्स को खाता है, इसको हम बोलते हैं हाँ हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। एक लिविंग थिंग सिर्फ एनिमल्स को खाता है, इसको हम बोलेंगे कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। एक लिविंग थिंग कभी प्लांट्स को भी मर्जी आई एनिमल्स को भी खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हाँ अब बेटा ये सारा मद्देनजर रख के हमें न्यूट्रिशन किसकी पढ़नी है, हमने तो प्लांट्स की न्यूट्रिशन पढ़ ली, ठीक है, प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड खुद बनाते हैं। नाउ बेटा हम क्या देखेंगे, हम छोटे एनिमल्स की बात करते हैं, छोटे एनिमल जैसे अमीबा या अपना फूड कैसे बनाता है, इसके बाद बेटा हम ह्यूमन बीइंग्स पे आते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब ख्याल देखिए बेटा, अमीबा अपना फूड खुद कैसे बनाता है, डायग्राम से सारा पता चलेगा। अमीबा रहता है पानी में, यह है फूड पार्टिकल भैया, यह है अमीबा, यह है फूड पार्टिकल। अमीबा इस फूड पार्टिकल के नजदीक गया, नजदीक गया, देखो इस अमीबा ने कुछ फिंगर जैसे बनाया, अपनी बॉडी को क्या बनाया, ये फिंगर जैसे बनाए। ये फिंगर तो नहीं होते, फॉल्स फिंगर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया ऐसे बढ़ते हैं बढ़ते हैं, देखो ये सीडोपोडिया पीछे बढ़ गए, टच हो गए, जब ये सीडोपोडिया ऐसे टच हो गए, अंदर फूड पार्टिकल जो है, फूड पार्टिकल एक कवरिंग में फंस गया। इस कवरिंग का भैया क्या नाम है, इस कवरिंग का नाम है आप फूड वैक्यूल। क्या नाम है बेटा, इस कवरिंग का क्या नाम है, इस कवरिंग का भाई नाम होता है फूड वैक्यूल। क्या नाम होता है, फूड वैक्यूल। इस कवरिंग का नाम होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या हुआ, ये अब अमीबा क्या करता है, देखो अमीबा ने क्या किया, ये अमीबा है, इसके इस फूड वैक्यूल में फूड है, ये फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। यहां पे देखो अमीबा ने क्या किया, अमीबा पानी में रहता है, अमीबा ने बेटा फूड पार्टिकल के नजदीक गया, ठीक है। अब ये जो अमीबा का फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल इसे अंदर ले लिया, सीडोपोडिया बना के, सीडोपोडिया से फॉल्स फिंगर्स बनाए, फूड पार्टिकल थोड़ा अंदर आ गया। अब बेटा ये यहां पे देखो सीडोपोडिया पीछे मिल गए, ये फिंगर्स पीछे मिल गए, फॉल्स फिंगर्स या सीडोपोडिया पीछे मिल गए। अब ये जो फूड पार्टिकल है, फूड वैक्यूल में आ गया। जब ये फूड वैक्यूल में आ गया, फूड बॉडी के अंदर लेना, अमीबा ने अपनी बॉडी के अंदर फूड ले लिया, इसको भैया हम बोलते हैं क्या, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, अंदर लेना। इसके बाद बेटा अब देखिए ये है इंजेक्शन। नेक्स्ट क्या हुआ, अब अमीबा की बॉडी के अंदर ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल को क्या हो गया, इस फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड है, इस फूड को बेटा ब्रेक किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जो ये फूड है, इसको ब्रेक किया जाता है, इसको भैया हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, फूड को ब्रेक करना, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। हो गई डाइजेशन, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट फेज देखो अमीबा का, अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर भाई क्या है, ये डाइजेस्टेड फूड है, फूड को ब्रेक किया गया है। अब ये फूड थोड़ा बाहर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, इसको बेटा हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फूड को बेटा बाहर निकाला जाता है, अमीबा
अमीबा इस फूड वैक्यूल से इस फूड को बाहर निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है जो ये बाहर निकला हुआ है, अब ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, ये फूड पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, क्या? एसिमिलेशन। एनर्जी बाद में इसे निकाली जाएगी, ठीक है, एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या हुआ? नेक्स्ट हुआ ये अमीबा जो है, इसके अंदर जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड वैक्यूल से जो फूड बाहर निकला था पूरी बॉडी को दिया गया। अब बॉडी ने बेटा वेस्ट बनाया, ये वेस्ट आप इसी फूड वैक्यूल को दिया जाता है। हाँ, ये वेस्ट अब इसी फूड वैक्यूल में वापस डाला जाता है। फिर ये वेस्ट क्या करता है, या ये जो ये फूड वैक्यूल क्या करता है, ये फूड वैक्यूल बेटा ऐसे देखो ना, इस फूड वैक्यूल का क्या हुआ, फूड वैक्यूल बेटा पीछे से ब्रेक हो गया, इसके अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट को बाहर निकाला गया, इसको हम बोलते हैं इजेक्शन। पहले अमीबा ने क्या किया, फूड अंदर ले लिया अंदर, हाँ, इस अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। उसके बाद ये जो अंदर फूड आ गया, इसको ब्रेक किया जाता है, डाइजेशन। फिर बेटा ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये वैक्यूल से बाहर निकल रहा है, इसको हम बॉडी को दिया जा रहा है, या वैक्यूल से बाहर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये पूरी बॉडी को ये फूड दिया जाता है, वहां एनर्जी निकाल जाता है, क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। उसके बाद ये जो अंदर वेस्ट बन गया, अमीबा के अंदर वेस्ट बन गया, वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, इस फूड वैक्यूल के जरिए से ही बाहर निकाला जाता है, इसको हम बोलते हैं इजेक्शन। यह है बेटा 5 स्टेप्स अमीबा कैसे करता है। क्या? इंजेक्शन, फिर फूड को ब्रेक, डाइजेशन, फिर फूड वैक्यूल से बाहर निकाला जाता है, एब्जॉर्प्शन, फिर पूरी बॉडी को दिया जाता है एनर्जी के लिए, एसिमिलेशन। उसके बाद भैया क्या किया जाता है, ये जो अंदर वेस्ट बन गया इसको बाहर निकाला जाता है, तो इजेक्शन। यही है भाई, तुरम खानी तो कुछ नहीं है, ठीक है। इस पे नोट जो है वो बेटा आपका ये नोट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब हमारा है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, या मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आखिर जो हमने प्लांट्स की भी न्यूट्रिशन पढ़ी, हमने बेटा अमीबा लोअर एनिमल्स अमीबा की भी न्यूट्रिशन पढ़ी, अब हम बेटा आते हैं ह्यूमन बींग्स कैसे आखिर न्यूट्रिशन करते हैं। दैट मींस ह्यूमन बींग्स बेटा कैसे फूड वगैरह कैसे खाते हैं। सबसे पहले हमें इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स का क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के पास, रिमेंबर बेटा, ह्यूमन बींग्स के पास क्या कैसे होता है, ये बेटा इनके यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। हाँ, एक ये वाला पार्ट होता है, एक सेकंड बेटा, कितने पार्ट्स होते हैं मैं ऐसे बताऊंगा बेटा। एक ये वाला पार्ट होता है, जस्ट वेट एक बेटा ये वाला पार्ट होता है, दूसरा ये वाला पार्ट होता है, मैं बताऊं ये कौन सा है? माउथ। उसके बाद बेटा ये कौन सा है? फेरिंग्स। उसके बाद ये बेटा कौन सा है? फूड पाइप। उसके बाद ये कौन सा है? स्टोमक, ठीक है, हाँ स्टोमक है। स्टोमक के बाद बेटा ये कौन सा है? लिवर, ठीक है, स्टोमक के बाद ये है लिवर। उसके बाद बेटा हाँ ये कौन सा है? पेनक्रियास, ठीक है, हाँ। उसके बाद ये कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये कौन है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे कौन है? एनस है, ठीक है, हाँ। मैं नाम लिखता हूं पहले भैया, ये कौन है? माउथ। एक मिनट बेटा, ये कौन है? ये है बेटा माउथ, ठीक है। ये पहला पार्ट कौन सा है? माउथ, MOUTH, माउथ, ठीक है। अच्छा ये कौन है? फेरिंग्स, PHRAYNX, फेरिंग्स, ठीक है भैया। तीसरा है फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप बोलो, हाँ फूड पाइप बोलो, या भैया इसी को आप ईसोफेगस बोलो, ईसोफेगस, PHAGUS, फैगस, बस। अरे इधर देखो, नेक्स्ट है स्टोमक, STOMACH, स्टोमक, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपका बेटा लिवर, इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आएगा, ख्याल रखो। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियास, PANCREAS, पेनक्रियास। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो। नेक्स्ट है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लास्ट पे बेटा आपका यहाँ पे एक होल है जिसको हम बोलते हैं एनस बोलते हैं, ठीक है, हाँ। अब ये है बेटा आपके, यह आपका लेबल हो गया कौन? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन आया वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई आपको बस इसी तरह से बनाना है, हो गया ना, 2 मिनट के अंदर हो गया। हाँ, आपको बेटा ऐसा भी पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव से या ह्यूमंस कैसे डाइजेशन करते हैं, मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखो क्या करना है, देखो कैसे क्या करना है बेटा। ह्यूमन से अंदर क्या ले लिया? फूड। माउथ के अंदर फूड ले लिया, हाँ। जब माउथ के अंदर फूड ले लिया, माउथ के अंदर बेटा इसके साथ क्या मिल जाता है? एक सेकंड बेटा, जस्ट वेट, हाँ ये हो गया बेटा, क्या लेबल हो गया। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन से अंदर क्या ले लिया। यहां पे बेटा मैं आपको जबरदस्त चीज दिखाता हूं। ह्यूमन से बेटा अंदर जब अपने किसके अंदर फूड ले लिया? माउथ के अंदर फूड ले लिया। माउथ के अंदर बेटा क्या कौन होता है? ये होते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी, ये होते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अच्छे से बेटा बात को समझिए। ह्यूमन से जब माउथ के अंदर फूड ले लिया,
अंदर होते हैं, माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालते हैं बेटा? डू यू नो सलाइवरी ग्लैंड्स? पता है सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा निकालते हैं, थूक, सलाइवा। सलाइवा किसके साथ मिलता है? फूड के साथ मिलता है। और फूड क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकाला? सलाइवा निकाला, ठीक है। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इस थूक में, सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका भैया नाम होता है, हाँ, सलाइवरी अमाइलेज। क्या? सलाइवरी अमाइलेज, AMYLASE, सलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन बोलते हैं। खैर, जब आपने फूड माउथ के अंदर भर दिया तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से भाई क्या निकाला? सलाइवा निकाला। सलाइवा में एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, वो सलाइवरी अमाइलेज आपके फूड के साथ मिल जाता है और आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? ब्रेक करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया बेटा? हाँ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक करना, फूड को ब्रेक करना, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स की बेटा, मीन्स के क्या हुआ? जब आपने फूड माउथ के अंदर भर दिया, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से बेटा क्या निकला? सलाइवा निकला। उस सलाइवा ने क्या किया? सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, उस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया? फूड के साथ मिलके और फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको डाइजेस्ट किया, ब्रेक 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 किया। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइजेस्ट हो गए माउथ के अंदर। उसके बाद आपका फूड बेटा किसके अंदर आ जाता है? फेरिंग्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद बेटा किस में आ जाता है? फूड पाइप में आ जाता है। रिमेंबर, जब फूड पाइप के अंदर फूड आ जाता है ना, फूड पाइप ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, मूवमेंट 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 मूवमेंट, इस मूवमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ, फूड पाइप क्या करते हैं? शोज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, शोज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक टाल्टिक, मैंने नोट लिखा है बेटा नेक्स्ट पेज पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये फूड पाइप शो करते हैं। उसके बाद बेटा ये फूड आ गया आ गया आ गया आ गया, किस में आ गया बेटा? आपके स्टोमक में आ गया, आपके स्टोमक में फूड, ठीक है। अब आपके स्टोमक में क्या हो जाता है? रिमेंबर, आपके स्टोमक से निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टोमक से निकलता है, वो आपके फूड के साथ मिल जाता है, ठीक है, आपके फूड के अंदर। तो मैं लिखूंगा बेटा जो स्टोमक होता है, हाँ, स्टोमक सिक्रीट्स, स्टोमक सिक्रीट्स, स्टोमक ने क्या निकाला? स्टोमक सिक्रीट्स, स्टोमक सिक्रीट्स, हाँ, HCl निकाला, हाँ। And this, ये HCl, and this HCl breaks, हाँ, पैथोजेंस। ये बेटा पैथो, अगर आपने फूड के साथ कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मार देता है। और उसके बाद बेटा क्या होता है? एक सेकंड, आपका फूड आ गया स्टोमक में बिल्कुल, HCl, स्टोमक से HCl निकलता है। ये HCl क्या करता है? ये HCl भैया आपका इस फूड के साथ अगर बैक्टीरिया होगा उसको मार देता है। हो गया। नेक्स्ट बेटा एक चीज क्या करता है? नेक्स्ट आपके स्टोमक से एक और निकलता है, एक और चीज निकलता है आपके स्टोमक से, एक और चीज निकलता है, स्टोमक आल्सो, स्टोमक से और क्या निकलता है? स्टोमक से निकलता है बेटा पेप्सिन। क्या निकलता है? एक्चुअली पेप्सिनोजेन निकलता है, बारह मैं आपको पेप्सिन ही बोलूंगा, ठीक है। स्टोमक से बेटा क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन, ठीक है। वो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? वो पेप्सिन एंजाइम भाई क्या करता है? वो आपके फूड के अंदर, जो आपका स्टोमक के अंदर फूड है, इस फूड में जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है। दैट मींस बेटा आपके स्टोमक के अंदर जो फूड आ गया, उस फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स को कोई ब्रेक करने वाला है। कौन है बेटा ब्रेक करने वाला? उस फूड को ब्रेक करने वाला, या उस स्टोमक के अंदर जो फूड है, उस फूड में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ब्रेक करने वाला कौन है भाई? ये है स्टोमक से ये स्टोमक से बेटा पेप्सिन जो निकलता है। स्टोमक से पेप्सिन निकला, वो पेप्सिन आपके फूड के पास जाता है, आपके फूड के अंदर प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन। स्टोमक आल्सो सिक्रीट्स, क्या निकलता है? स्टोमक आल्सो सिक्रीट्स, हां, पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब भी बेटा आपके प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, वहां पे क्या बन जाता है? हाँ, वहां पे बेटा अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। क्या बन गए? अमाइनो एसिड। उसके बाद बेटा ये फूड आ जाता है कहां? यहां पे आ जाता है, ड्यूडिनम में आ गया, या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, या ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलो। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बेटा आ गया, अब यहां से पता है क्या हो जाता है? यहां पे ख्याल रखो, जो लिवर है ना बेटा, लिवर निकालता है, सॉरी लिवर HCl नहीं, लिवर निकालता है बेटा बाइल जूस। क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है। लिवर ने क्या निकाला? बाइल जूस। ये बाइल जूस आपके फूड के साथ पड़ता है, फूड में जो फैट्स होता है, फैट्स के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े बनाता है। तो बेटा जो लिवर आपका है ना, जो आपका लिवर है, कौन? जो आपका भैया लिवर है, जो आपका लिवर है, हाँ, लिवर के साथ, लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। हाँ, ये बाइल जूस, हाँ, क्या करता है? ब्रेक्स, या ऐसे मैं लिखूंगा डाइजेस्टर्स फैट,
ठीक है, क्या करता है ये बाइल जूस, क्या करता है, मैंने आपको ऐसे बताया, मैंने आपको ये बात बताई भाई, ये बात मैंने आपको बताया, आपका फूड जब आ गया किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। इस बाइल जूस, ये बाइल जूस फूड के साथ मिल जाता है और फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं, फैट्स को क्या करता है, ब्रेक 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 करता है। दैट मींस बेटा आपके जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक कौन करता है, बाइल जूस करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है, ब्रेक करता है। उसके बाद बेटा यहां जो है पेनक्रियास होता है, बोला ना ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, रिमेंबर बेटा पेनक्रियास से दो तीन चीजें निकलती हैं, क्या क्या निकलता है पेनक्रियास से, ये बात बेटा ख्याल रखिएगा आप, पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास, पेनक्रियास से पहली चीज क्या निकलता है, पेनक्रियास से बेटा निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, क्या निकलता है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से क्या निकला, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से भाई पेनक्रियाटिक जूस निकला। इस पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, इस पेनक्रियाटिक जूस ने आपके, ये पेनक्रियाटिक जूस आपके फूड के साथ मिल गया और आपके फूड में, आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको भी ब्रेक किया, और बेटा आपके फूड में जो प्रोटीन्स हैं उनको भी ब्रेक किया, और या आपके फूड के अंदर जो बेटा लिपिड्स हैं, लिपिड्स को भी ब्रेक किया। दैट मींस बेटा ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ना, ये क्या करता है भाई, ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है मैंने आपको ये बताया, आपका फूड माउथ में चला गया, ठीक है, माउथ के बाद, माउथ में फूड डालना हो गया इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद बेटा क्या हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गई। मतलब आपके माउथ में अंदर जो फूड है, फूड के साथ बेटा क्या हुआ, फूड के साथ सलाइवरी ये मिला, सलाइवरी अमाइलेस मिला, या सलाइवरी अमाइलेस मिला, आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट हो गए। उसके बाद ये फूड चला जाता है किस में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद बेटा फूड पाइप में आ गया, फूड पाइप एक ऐसे मूवमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर ये फूड आ गया बेटा आपका स्टोमक में, स्टोमक में आने के बाद स्टोमक से निकलता है एक तो HCl निकलता है, फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है। नेक्स्ट बेटा ये स्टोमक से निकलता है पेप्सिन निकलता है, या पेप्सिनोजन है, पेप्सिन बाद में एक्टिव बन जाता है, स्टोमक से निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन को क्या किया जाता है, पेप्सिन इस फूड के साथ मिलके फूड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करता है। फिर ये फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या मिलता है, लिवर से निकलता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस फूड के अंदर जो फैट्स हैं उनको ब्रेक करता है, इमल्सिफाई करता है। नेक्स्ट बेटा ये फूड चला जाता है किसमें, नेक्स्ट सॉरी, ये फूड अभी यहीं है, एक तो बाइल जूस इसके साथ मिला, बाइल जूस ने डाइजेशन ऑफ फैट्स की या फैट्स को ब्रेक किया। नेक्स्ट बेटा क्या हुआ, ये जो आपका पेनक्रियास है, पेनक्रियास से निकला कौन, पेनक्रियास से निकला पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, इस फूड के साथ मिलके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको भी ब्रेक किया, प्रोटीन्स हैं उनको भी ब्रेक किया, फैट्स हैं उनको भी ब्रेक किया। अब बेटा ये फूड चला जाता है कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा पार्ट होता है, ओ बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक लंबा पार्ट होता है। अब ये फूड चला जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में, ठीक है, जूजिनम में। खैर बेटा जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मिडिल पार्ट में चला जाता है, उसके बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला सरफेस देखो बेटा, तो डाइजेशन हो गई कंप्लीट, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बेटा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, ये बात बेटा याद रखें, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड बेटा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके ऐसे बेटा विलय होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके ऐसे विलय होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके ऐसे विलय होते हैं, ठीक। यहां से बेटा कौन आ गया, यहां से कौन आ गया बताइए, यहां से बेटा आपका फूड आ गया, कौन, डाइजेस्टेड फूड आ गया, जो आपने फूड डाइजेस्ट किया ना, जो आपने फूड बेटा डाइजेस्ट किया, ठीक है, जो आपने फूड बेटा डाइजेस्ट किया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर जैसे होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर जैसे होते हैं, इनको भैया हम बोलते हैं विलय, क्या बोलते हैं, विलय। तो पता है क्या हो जाता है, जो आपका फूड है ना, ये विलय जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलय है, ये विलय इस फूड को एब्जॉर्ब करता है, विलय इस फूड को एब्जॉर्ब करता है, विलय ने इस फूड को एब्जॉर्ब किया, 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 एब्जॉर्ब किया, फूड आगे चलता है, विलय ने इस फूड को एब्जॉर्ब किया, तो विलय ने अंदर सरफेस एरिया बढ़ा, जो ये विलय है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलय है, विलय अंदर क्या बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और विलय ने फूड को एब्जॉर्ब किया, बहरहाल फाइनली फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपने जो देखा,
स्मॉल इंटेस्टाइन की बात खत्म हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात खत्म हो गई ना। अब ये फूड चला जाता है किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने भाई साहब फूड को एब्जॉर्ब किया। कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलय होते हैं, उन्होंने फूड को एब्जॉर्ब किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। पहला प्रोसेस क्या हुआ, पहला प्रोसेस हमने फूड ले लिया अंदर बॉडी के अंदर, इंजेक्शन। उसके बाद फूड की डाइजेशन हो गई स्टोमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फूड की डाइजेशन हो गई। उसके बाद बेटा ये फूड, उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गई। मतलब कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसने बेटा फूड को एब्जॉर्ब किया। इस फूड को एब्जॉर्ब करने, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन, फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई, फूड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद बेटा जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो गया, बाकी जो वेस्ट भी होता है, वेस्ट किस में डाला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में डाला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट डाला गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन इस वेस्ट को आगे 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 लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मैंने नोट लिखा है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर बेटा ये वेस्ट जो है ना, ये सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ये वेस्ट बेटा किस में रखा जाता है, रेक्टम में रखा जाता है, स्टोर रेक्टम। और रेक्टम के बाद बेटा इसको एनस से बाहर निकाला जाता है। इस वेस्ट को क्या निकाला जाता है, एनस से। एनस से बेटा इस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। तो वेस्ट को बाहर निकालना, इसको बेटा हम बोलते हैं इजेक्शन। तो 5 प्रोसेस हो गए, फूड अंदर लेना, इंजेक्शन, फिर फूड की डाइजेशन हो गई स्टोमक में भी, और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हो गई, डाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद इस फूड को बेटा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बेटा ये फूड किसको दिया जाता है, हाँ जब एब्जॉर्प्शन की गई, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को एब्जॉर्ब किया, फिर इस फूड उठाया जाता है, पूरी बॉडी की सेल्स को दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। क्या, एसिमिलेशन, बॉडी की सेल्स को देना। फिर जो वेस्ट बचता है, वेस्ट डाला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट को बाहर निकाला जाता है एनस से। इसको बोलते हैं इजेक्शन। इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर फूड दिया जाता है पूरी बॉडी की सेल, उसको एसिमिलेशन, फिर वेस्ट निकाला जाता है बाहर, इजेक्शन। यही है भाई, और क्या तुरम खानी है ना, यही है। तो ह्यूमंस की डाइजेशन बेटा कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये है, अब हमारा बेटा रहती है ह्यूमंस की डाइजेशन पे मैंने जो नोट आपको लिखा है, ठीक है, अरे यह है बेटा आपका नोट। अब हमारा रहता है डेंटल कैराइस। डेंटल केयर सबसे बड़ा टॉपिक जो बेटा है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा रहता है डेंटल कैराइस, यानी कि टूथ डिके, दांतों का खराब होना। समझेगा बेटा, दांत कैसे खराब हो जाता है। ये आपके दांत को ऊपर वाली जो कवरिंग होती है ना, इसको भैया, इसको ऊपर वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। अंदर जो कवरिंग होते है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन, DENTIN, डेंटाइन। सबसे अंदर जो ये गोश्त वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं पल्प। ठीक है, क्या बोलते हैं, पल्प। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेचारा आ गया, दांत के ऊपर बैठ गया। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दांत के ऊपर बैठ गया, अब अरे क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दांत के ऊपर बैठ गया। अब बेटा क्या हो जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड डालता है, क्या, दांत के ऊपर एसिड डालता है, एसिड डालता है, एसिड डालता है। एसिड डालने की वजह से ये दांत जो है ना, ये बेटा इसमें छेद बढ़ जाता है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2। देखो दांत में क्या बढ़ गया, छेद बढ़ गया। ऐसे बेटा दांत पे क्या हो गया, दांत पे बेटा ऐसे छेद हो गया छेद। हाँ, अब बेटा ये और एसिड डालता है, दांत के ऊपर एसिड डालता है। दांत का ये जो छेद है, ये एनेमल को छेद हो जाता है, और डेंटाइन को भी छेद हो जाता है। डेंटाइन के बाद देखो ये छेद कहां पहुंच जाता है, ये बेटा पल्प तक पहुंच जाता है छेद। जब इस गोश्त तक, पल्प तक पहुंच जाता है ये छेद, अब पल्प को महसूस होता है, तब तक महसूस नहीं है, बिकॉज वो नॉन लिविंग पार्ट है। जब पल्प तक बेटा ये छेद पहुंच गया, पल्प में तो क्या होती है, नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती है। तो पल्प को महसूस होता है कि क्या छेद हो गया, तो बेटा हमें पेन हो जाती है। जब पेन हो जाती है तो ब्रेन को पता चलता है भाई पेन। दैट मीन्स बेटा कि आपका डेंटल कैराइस क्या होता है, या टूथ डिके, दांतों का खराब होना। बैक्टीरिया ऊपर बैठ के, उससे बेटा जब इंसान कोई दांतों को साफ नहीं रखता है, ब्रश नहीं करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया ऊपर बैठ के, बैक्टीरिया एसिड डालता है दांत के ऊपर, एनामल को खत्म करता है, फिर डेंटाइन को खत्म करता है, फिर पल्प तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है, वहां भी छेद करने लग जाता है, लेकिन पल्प को पेन हो जाती है। भाई इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टूथ डिके। यही होता है दांतों का खराब होना, या डेंटल कैराइस यही होता है। डन बेटा। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहे, मिसवाक या बेटा ब्रश करना चाहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और छोटा टॉपिक है, दैट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ चले भाई, अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट्स रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हमारा कौन है, वो है भाई रेस्पिरेशन। समझिएगा रेस्पिरेशन क्या होता है। सिंपली बेटा हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ना है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है, आपकी सेल्स के अंदर जो फूड है, फाइनली आपने फूड खा लिया, बिल्कुल हाँ, ये ऐसे में बेटा आपको बताऊं, आपने फूड खा लिया, बिल्कुल आपने फूड खा लिया। देखिए ये आपने फूड खा लिया, फूड कहां चला गया, हाँ ये आपका बेटा ग्लूकोज या आपका कोई फूड है, ये आपकी सेल्स के अंदर है, या आपकी सेल, इसके अंदर ग्लूकोज है या फूड है। सेल के अंदर
जो ग्लूकोज होता है या सेल के अंदर जो फूड है, इस फूड से क्या निकालना, एनर्जी निकालना, उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी। दैट मींस बेटा फूड से एनर्जी निकालना, रिमेंबर बेटा फूड से एनर्जी निकालना, क्या मैंने बोला, फूड से एनर्जी निकालना, इसी प्रोसेस को भाई हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी निकालना। आपकी सेल्स के अंदर जो फूड चला गया, बिल्कुल आपके सेल्स के अंदर जो फूड चला गया, फूड से एनर्जी ड्रैग करना, एनर्जी निकालना, इस चीज को भाई हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। हाँ, लेकिन दो तरीके हैं रेस्पिरेशन करने का, दो तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूं भाई। रेस्पिरेशन परफॉर्म हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या मतलब, मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताता हूं। एक होता है बेटा एरोबिक, AERO, ऐसे एक होता है AEROBIC एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है, NAEROBIC एनएरोबिक रेस्पिरेशन, RESPI रेस्पिरेशन। समझो भाई एरोबिक और एनएरोबिक में क्या फर्क है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी फूड से निकाली जाती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी फूड से एनर्जी निकाली जाती है। हाँ, लेकिन एक बात है भाई, एक बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक लिविंग थिंग क्या करता है, वो ऑक्सीजन को यूज करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, मतलब कि एक लिविंग थिंग ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, उसके बाद फूड से एनर्जी निकाली, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब एक लिविंग थिंग ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद भी उसने फूड से एनर्जी निकाली, मतलब कि यहां पे नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ O2, यहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हां, रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी निकाल देना, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर एक लिविंग थिंग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है उसके बाद फूड से एनर्जी निकालता है, इस चीज को भाई हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फूड से एनर्जी निकाली जाती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें भी बेटा फूड से एनर्जी निकाली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको हम इसलिए बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हां, और इसको फर्मेंटेशन भी कहो। लेकिन एक चीज है, एरोबिक रेस्पिरेशन भाई, इसमें कितनी एनर्जी बनती है, जब बेटा इसमें ऑक्सीजन एक लिविंग थिंग इस्तेमाल करता है उसके बाद फूड से एनर्जी निकालता है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन एनर्जी कितनी बनती है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है, कितनी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें मेरी जान, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। क्या मतलब, इसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है और एनर्जी तो मिलती है, लेकिन कितनी एनर्जी, लगभग बेटा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेटली, समझ आया। हाँ, और रिमेंबर, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम बोलते हैं एरोब, क्या बोलते हैं, एरोब। हाँ, और जो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसको हम बोलते हैं एनएरोब, एनएरोब। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है बेटा, जैसे ह्यूमन बींग्स है बेटा, या एनिमल्स में बात करूं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सर प्लांट्स भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, यस। अच्छा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं, मैं बताऊंगा जरूरी आपको, जैसे बेटा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, यीस्ट होता है, ये बेटा क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। हाँ, तो यही चीज बेटा मैंने आपको यहां पे लिखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या चीज करता है, वो भाई ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड से एनर्जी निकालता है, समझ आया। हाँ, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करके फूड से एनर्जी निकाली जाती है। तीसरी बात बेटा, यह एरोबिक रेस्पिरेशन, यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, मैं बेटा आपको इसकी जबरदस्त चीज एक बताता हूं, ये सब कैसे होता है। देखो देखो बेटा कैसे होता है, देखो ये चीज समझना, ये चीज समझना, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको बेटा ऐसे बताऊं, सेल के अंदर फूड है, चाहे एरोबिक हो एनएरोबिक हो, याद रखना बेटा, सेल के अंदर फूड होता है, हाँ, इस फूड का नाम है ग्लूकोज। सबसे पहले जब सेल के अंदर फूड है, बिल्कुल, इस फूड को ब्रेक किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्रेक, और क्या बनाया जाता है, पाइरुवेट, क्या बनाया जाता है, पाइरुवेट, पाइरुवेट बनाया जाता है, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनाया गया, ठीक है, किसमें, सेल के अंदर फूड है, ठीक है, इस फूड को ब्रेक किया गया, पाइरुवेट बनाया गया, बनाए गए पाइरुवेट। हाँ, अब ये पाइरुवेट क्या है, अगर बेटा इस पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन मिल गया,
अगर इस पाइरुवेट के साथ, सुनो, अगर इस पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो भैया क्या निकलेगा, वहां पे एनर्जी निकलेगी। सेल के अंदर फूड है, इस फूड को ब्रेक किया गया, वहां पाइरुवेट बनाया गया, और पाइरुवेट के साथ अगर ऑक्सीजन मिल गया बेटा, कौन सी रेस्पिरेशन हो जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, वहां पे बनेगा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी निकलेगी। और क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यह है बेटा, यह है एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड के साथ, हाँ, फूड को ब्रेक किया गया, पाइरुवेट बनाया गया, पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बन गया। यह है यहां से बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर बेटा ऐसा हुआ कि फूड, सेल के अंदर ग्लूकोज है, सेल के अंदर फूड है, फूड को ब्रेक किया गया, वहां पे पाइरुवेट बनाए गए पाइरुवेट जो है ना, पता है बेटा, पाइरुवेट के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिला, नहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, तो कौन सी रेस्पिरेशन हो गई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई। तो उसके बाद क्या मिल गया, वहां पे बेटा एनर्जी मिल गई, कितनी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। सर 2 अभी 8 बोला, मैं बताऊंगा क्यों। अभी बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिल गई, और क्या मिल गया बेटा, क्या मिल गया, एथेनॉल मिल गया। एथेनॉल का फार्मूला डू यू नो क्या होता है, सर बताया एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, ठीक है, एथेनॉल। तो एक तो बेटा क्या मिल गया, एटीपी मिल गया, कम एटीपी, एथेनॉल मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन है, ये है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहां से क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां से क्या है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप सेम पहला, लेकिन दूसरे स्टेप, यहां पे ऑक्सीजन मिल गया, ये मिल गया, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मिल गया। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक में कम। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट पे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। एनएरोबिक में एथेनॉल वगैरह मिलता है। कभी कभार हमारी मसल सेल में भी बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कब, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, एट दैट टाइम हमारी मसल सेल को बेटा प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उस टाइम ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उस टाइम हमारी मसल सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक होकर पाइरुवेट बनता है, और पाइरुवेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना। उस वक्त मत हमारी मसल सेल को ऑक्सीजन मिलता है, नहीं, जो हमारी मसल सेल में पाइरुवेट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन फिर उस टाइम हमारी मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रनिंग के दौरान हमारी मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्या बनाते हैं, एटीपी तो बनाया, और बेटा क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, लैक्टिक एसिड। हमारी मसल सेल्स उस वक्त क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल नहीं, लैक्टिक एसिड बनाया, लैक्टिक, इसलिए बेटा वो पेन होती है, वो लैक्टिक एसिड जमा हो गया होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यीस्ट करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया। लेकिन बेटा कभी कभार हमारी बॉडी भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। कब करती है, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हेवी एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल सेल जो होती है इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है प्रॉपर्ली, तो ये उस टाइम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इनके मसल सेल्स में उस टाइम क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। समझ आया, हाँ, यह है बेटा एरोबिक और एनएरोबिक में आपस में डिफरेंस हो गया बेटा। अब हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं आपको बेटा बताऊंगा, हमें रेस्पिरेशन प्लांट्स की पढ़नी है, मछली की पढ़नी है, और ह्यूमन बीइंग्स की तो खत्म, ठीक है। तो अब हम प्लांट्स में सिर्फ बेटा आपको लीफ की रेस्पिरेशन पढ़नी है, समझेगा क्या होता है। हवा के अंदर बेटा सुनो, लीफ भी ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, ये भी बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अगर बेटा मैं यहां पे लिखूंगा, हाँ मैं यहां पे लिखूंगा ड्यूरिंग, ये याद रखना, ड्यूरिंग नाइट, पहले मैं नाइट की बात करूंगा, नाइट, ठीक है, नाइट की बात करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा ड्यूरिंग डे। ऐसे बेटा याद रखना, दिन और रात में क्या होता है, समझो बेटा, दिन और रात में क्या होता है। प्लांट को ऐसे लीफ है, हाँ, प्लांट के लीफ को भैया रेस्पिरेशन करनी है, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो रात चल रही है, रात, तो रात के टाइम क्या होता है, हवा का जो ऑक्सीजन होता है, हवा का जो ऑक्सीजन है ये बेटा लीफ के अंदर चला जाता है, चला गया अंदर लीफ ने क्या की, सुनो, लीफ ने क्या की, रेस्पिरेशन, फूड से एनर्जी निकाली, तो ठीक है मिल गई। उसके बाद अंदर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। रात के टाइम क्या होता है, लीफ अंदर ऑक्सीजन लेता है, अंदर इसने ऑक्सीजन ले लिया, और बाहर क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम जैसे हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ ने भी अंदर क्या लिया, ऑक्सीजन, बाहर क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रात के टाइम होता है, ठीक है। मैं लिखूंगा नाइट के टाइम, NIGHT, नाइट, ये रात के टाइम होगा।
लेकिन बेटा दिन के टाइम प्लांट उल्टा करता है, हो ये उल्टा बाजी खेलता है। क्या होता है दिन के टाइम, ये बात बेटा अच्छे से समझेगा। दिन के टाइम ये प्लांट क्या करता है, एक सेकंड, दिन के टाइम ये प्लांट बेटा, एक सेकंड, दिन के टाइम ये क्या करता है, ये दिन के टाइम ये क्या करता है, इसको बेटा बाहर से अंदर ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम ये अपना ऑक्सीजन खुद बनाता है, ये अपना ऑक्सीजन खुद बनाता है, इसको दिन के टाइम ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिन के टाइम क्या लेता है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझो बेटा, दिन के टाइम ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है। क्या लिया अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके इसने क्या की, इसने बेटा फोटोसिंथेसिस की, वहां पे क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। अब इस ऑक्सीजन को क्या छोड़ता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, ये बेटा इसने दिन के टाइम, डे टाइम किया। मुझे बताओ, रात के टाइम इसने अंदर ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जो हम नॉर्मली करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिन में भी ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। कैसे, इसने दिन के टाइम अंदर क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दिन के टाइम जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया ना, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसने लिया, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसने ऑक्सीजन बनाया। ये बेटा कुछ ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, बाहर हमारे लिए, और कुछ ऑक्सीजन अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है। दैट मींस इसने दिन के टाइम अपना ऑक्सीजन खुद बनाया और उसी को रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया। समझ आया? इसलिए हम कहते हैं बेटा दिन के टाइम क्या किया इसने, रात के टाइम क्या किया, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक है, और रात के टाइम इसने क्या किया, हाँ क्या किया, दिन के टाइम इसने क्या किया, दिन के टाइम बेटा इसने कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। ठीक है, हाँ सर, तो प्लांट लीफ कौन सी रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिन में भी अंदर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, और रात को भी अंदर ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए, दिन के अंदर ये अपना ऑक्सीजन खुद बनाता है। समझ आया? हाँ, ये है प्लांट्स या लीफ के रेस्पिरेशन। ये मैंने बेटा इसका लिखा। लीफ कैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कैसे, इस लीफ को बेटा नीचे से क्या होता है, होल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिटोमेटा बोलते हैं। डिफ्यूजन, हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लीफ के अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इन सिटोमेटा होल्स के अंदर चला जाता है ना, जो बेटा मैंने ऑलरेडी बोला है आपको। ये है बेटा, इस पे नोट। अब हम बेटा देखते हैं रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, यानी कि फिशेस की रेस्पिरेशन बेटा देखते हैं। हाँ, ये है बेटा आपके पास मछली जल की रानी है। देखिए भाई क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, इस बात को बेटा आप गौर से समझेगा, क्या होता है और क्या नहीं होता है। मछली पानी में रहती है, पानी में बेटा वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब ये मछली बेटा मुंह से पानी अंदर लेती है, तो पानी कहां पहुंच जाता है, इन गिल्स के पास। मछली के पास बेटा ये क्या होता है, ये होता है गिल्स, GILLS गिल्स। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन चला गया, ये वाटर चला गया गिल्स के पास। ठीक है, गिल्स इसको फिल्टर करते हैं। हाँ, क्या हो जाता है बेटा, वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर क्या निकल जाता है बाहर, यहां पे फिल्टर हो गया। इसने बेटा अंदर क्या लिया, वाटर ले लिया, वाटर में क्या था, ऑक्सीजन। जब इसने वाटर अंदर ले लिया, माउथ से वाटर अंदर ले लिया, वाटर चला गया गिल्स के पास, और गिल्स इस वाटर को बाहर फेंकते हैं, फेंक गया ये, इन्होंने वाटर बाहर फेंक दिया, अंदर बेटा क्या रह गया, ऑक्सीजन। ये गिल्स जो है ना, ये ऑक्सीजन किसको देते हैं, ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई, हाँ ऑक्सीजन सप्लाई टू होल बॉडी, बेटा ये होल बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इसने बेटा क्या किया, अंदर ऑक्सीजन ले लिया, अंदर वाटर ले लिया, उस वाटर में ऑक्सीजन था, ये वाटर बेटा कहां चला गया, गिल्स के पास, गिल्स ने वाटर को बाहर फेंक दिया, और अंदर क्या बच गया बेटा, ऑक्सीजन, और गिल्स ने ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई किया। यहां ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होते हैं, गिल्स ऑक्सीजन देते हैं पूरी बॉडी को, यानी कि पूरी मछली की सेल्स को देता है क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बाहर फेंका जाता है। दैट मींस बेटा मछली भी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, गिल्स के जरिए से। हमारे पास लंग्स है, इसके पास गिल्स होते हैं। क्लियर? हाँ, अब बेटा नेक्स्ट चीज आप देखिए, हाँ ह्यूमंस के रेस्पिरेशन देखिए। ह्यूमंस के है ना छोटे छोटे टॉपिक्स, ह्यूमंस की रेस्पिरेशन, बस अब कम टाइम लगेगा। ह्यूमंस की रेस्पिरेशन जो है ना बेटा, रिमेंबर इसमें सबसे पहले इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। ये बेटा मैंने आपको बोल दिया, सबसे पहले नोज है नोज है, नेजल कैविटी है, ये पूरा। ठीक है, पहला पार्ट होता है बेटा नेजल कैविटी। उसके बाद बेटा दूसरा है
फेरिंग्स, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है ना, एक सेकंड, पहला पार्ट कौन सा है, एक सेकंड बेटा, पहला पार्ट कौन सा है, ये है बेटा आपकी नोज या नोज नेजल कैविटी। दूसरा पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये पूरी विंड पाइप आपकी होती है, ठीक है। ये है बेटा आपकी विंड पाइप, ये है बेटा आपकी विंड पाइप। विंड पाइप का ही दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। और इस विंड पाइप के दो ब्रांच निकलता है, एक निकलता है राइट साइड, दूसरा निकलता है लेफ्ट साइड। इसको हम बोलते हैं राइट ब्रोंकाई, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। हाँ, ब्रोंकाई ब्रोंकाई, ये मैंने लिखा है ब्रोंकाई। उसके बाद ये ब्रोंकाई भी जाता है लंग के अंदर, वो ब्रोंकाई भी जाता है लंग के अंदर। तो बेटा ये क्या है, ये है लंग, है ना लंग, और वो भी क्या है, ये भी बेटा लंग है आपका, ठीक है। तो इन लंग्स के नीचे से बेटा एक गोश्त की एक लेयर होती है, मतलब कि एक लेयर होती है बेटा, मस्कुलर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको भाई, हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये है बेटा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला पार्ट कौन है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी बाद कौन है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बेटा कौन है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद बेटा कौन है, विंड पाइप। विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई। हाँ, फिर ये ब्रोंकाई किस में जाता है, लंग में, और ये भी किस में जाता है, लंग में। फिर नीचे से कौन होता है बेटा, हाँ कौन होता है, डायफ्राम। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायग्राम आती है बेटा आपको बोर्ड में, ड्राई वेल लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो बना दो भाई, ठीक है। हाँ, लेकिन अब अगर हम थोड़ा लंग्स को बाहर निकाल देंगे बेटा, आप देखिए लंग्स के अंदर क्या होता है भाई साहब, क्या बात है, ब्यूटीफुल है भाई। हाँ, लंग जो है ना आपके बेटा, ये आप देखिए अच्छे से, ये है ना आपके लंग, ये है विंड पाइप आपकी। विंड पाइप से दो ब्रांच निकलते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंकाई, यहाँ आपका लंग, यह है आपका दूसरा लंग। लंग्स के अंदर देखो, लंग्स के अंदर बेटा लास्ट पे लंग्स के अंदर भी ब्रांच निकलते हैं, इसको ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, या सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। लास्ट पे बेटा आप लंग्स के अंदर ऐसे होता है, समझो बेटा, लंग्स के अंदर लास्ट पे क्या होता है, लंग्स के अंदर बेटा लास्ट पे ऐसे होते हैं, ये एल्वियोलाई इनको हम बोलते हैं। ग्रेप वाइन लाइक स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर लास्ट पे बेटा आप ये देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, ये है बेटा, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इनको भाई, हम बोलते हैं एल्वियोलाई, 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 ठीक है। ये है भाई एल्वियोलाई साहब। हाँ, पता है बेटा, जब आप ऑक्सीजन ले, अब हम देखते हैं बेटा मैं इसका ये यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे बेटा आप ऑक्सीजन लेते हैं। अभी तक आपने सारा ये सारा क्या है बेटा, ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक ठीक है बेटा। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। सर क्या कंप्लीट आपने किया, मैंने आपको लेबलिंग की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लंग्स के अंदर भाई ये होता है एल्वियोलाई, बस इतना फिलहाल बोल दिया। अब हम देखते हैं आप ऑक्सीजन बेटा किस तरीके से अंदर ले पाते हैं, देखिएगा बेटा। हाँ, सबसे पहले आपने इनहेलेशन की। इनहेलेशन का मतलब आपने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले लिया, वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेना इनहेलेशन कहलाता है। ऑक्सीजन ले लिया अंदर, या एयर आपने बेटा अंदर ले लिया, ठीक है। जब बेटा आपके लंग्स के अंदर एयर चला गया ऐसे, आप या आपके नोज में बेटा एयर चला गया, ये एयर उसके बाद बेटा किस में चला गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद किस में चला गया, लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद बेटा किस में चला गया, विंड पाइप या ट्रैकिया में। ट्रैकिया में डिवाइड होता है, हाफ इधर जाता है, हाफ इधर जाता है, ब्रोंकाई ब्रोंकाई में। उसके बाद ब्रोंकाई से बेटा किस में जाता है, इस लंग में जाता है और इस लंग में जाता है, ठीक है। हाँ, अब बेटा होता क्या है यहां पे, जब इस लंग में ऑक्सीजन चला गया, लंग के अंदर बेटा किस में चला जाता है, लंग के अंदर फाइनली बेटा ये ऑक्सीजन किस में चला जाता है, लंग के अंदर बेटा किस में चला जाता है, ये चला जाता है इसमें। लंग के अंदर आ गया ऑक्सीजन, किस में, इस एल्वियोलाई में चला जाता है, इस एल्वियोलाई में, इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन चला जाता है। तब तक क्या हो जाता है पता है, तब तक क्या हो जाता है, जो ये डायाफ्राम होता है ना बेटा, ये नीचे आ जाता है, डायाफ्राम बेटा आपका नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है, ताकि लंग्स बढ़ जाए इनकी, यानी कि इनकी बेटा इनका साइज बढ़ जाए, ठीक है। डायाफ्राम नीचे आ जाता है तो लंग्स बेटा आपके फूल जाते हैं। आपने ऐसे किया, ईयर अंदर ले लिया, डायाफ्राम क्या आ गया नीचे, तो आपके लंग्स बेटा क्या है, चौड़े हो गए, बड़े हो गए, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन कहां चला गया, आपके लंग्स में। लंग्स में कहां, आपके एल्वियोलाई में चला गया, ठीक। हाँ, एल्वियोलाई में क्या होता है, हमें ये बात पता है। एल्वियोलाई के साथ साथ आप ये ब्लड वेसल्स देखिए, एल्वियोलाई के साथ साथ ये ब्लड कैपिलरीज आप देखो। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, हाँ, ये ऑक्सीजन दिया जाता है इन ब्लड कैपिलरीज को, 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 ब्लड कैपिलरीज को। ऑक्सीजन दिया गया ब्लड कैपिलरीज को। जब ऑक्सीजन दिया गया ब्लड कैपिलरीज को, दैट मींस बेटा ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन दिया किसने, एल्वियोलाई ने, तो यहां पे डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन किसको दिया गया, ऑक्सीजन किसको दिया गया, मुझे बताओ ना भाई, किसको दिया गया। तो यहां पे क्या हो जाता है, हाँ यहां पे क्या हो जाता है, एक सेकंड, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है ये कि ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड इन, हाँ, ऑक्सीजन किसको डिफ्यूज किया जाता है, इन ब्लड, ठीक है। तो अब ये कौन सा ब्लड बन गया, जब ऑक्सीजन ब्लड को दिया गया, ठीक है, तो बेटा कौन सा ऑक्सीजन बन गया, हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। कौन सा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड, बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है समझो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या करता है भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाता है किसका? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला क्योंकि इस ब्लड का गरज ये था कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हासिल करना, ये एल्वियोलाई से इससे ऑक्सीजन हासिल किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी को दिया जाता है। जब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दिया जाता है भाई, बॉडी को क्या है, बॉडी ने रेस्पिरेशन की, फूड से एनर्जी निकाली, और वहां पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वापस आ गया, कहां? कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया ब्लड के जरिए से, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया, आ गया, आ गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वापस आ गया किस तक? ब्लड तक बेटा वापस आ, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए से वापस आ गया किस तक? एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई तक। बेटा इस ब्लड में क्या है? आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देता है एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई को। तो मुझे बता दो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दिया गया? किसको दिया गया? किसको दिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एल्वियोलाई को दिया गया। एल्वियोलाई ने बेटा, एल्वियोलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दिया? देखो एल्वियोलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया? इस ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई बेटा किसको देता है? ट्राइकिया को। हाँ यहां पे याद रखो, ऐसे ना एल्वियोलाई ने बेटा ब्रोंकाई को दिया, ब्रोंकाई किसको देता है? ट्राइकिया। फिर बेटा वापस उल्टा, हाँ लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद बेटा किसको? नॉस्ट्रिल्स को, या ठीक है नॉस्ट्रिल से बेटा हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हमने अंदर क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। कहां से? याद रखो, हमने नोज से अंदर ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद फेरिंग्स में गया, उसके बाद लैरिंग्स में गया, उसके बाद बेटा विंड पाइप में गया, उसके बाद ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई के बाद बेटा अंदर एल्वियोलाई में गया। एल्वियोलाई के पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ऑक्सीजन उसी को दिया जाता है। तो ब्लड वेसल बेटा ऑक्सीजन ले जाते हैं, ले जाते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया ब्लड के जरिए से किस तक? एल्वियोलाई तक वापस आ गया। एल्वियोलाई से बेटा हम क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, उसके बाद बेटा वापस विंड पाइप में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, नोज से, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमने अंदर क्या ले लिया? ऑक्सीजन, बाहर क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गैस कहां पे एक्सचेंज हो गया? हमने ब्लड को कहां पे दे दिया? ऑक्सीजन एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई के पास, यहां पे याद रखो एल्वियोलाई के पास बेटा हमने ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। दैट मींस डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया, गैस का एक्सचेंज हो गया। हमने एल्वियोलाई के पास ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमने ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। ये रिमेंबर बेटा, जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है ना, तो ये कौन सा ब्लड बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो, ठीक है, या जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। अब बेटा जब भी ब्लड के अंदर, एक बात याद रखें, जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है ना, जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, एक सेकंड, जस्ट वेट, जब भी बेटा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, ब्लड में क्या होता है? सुनो, यह है बेटा आपकी ब्लड वेसल, ठीक। जब भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चला गया, ब्लड में होती है एक सेल जिसका नाम है बेटा आरबीसी सेल, जिसका नाम क्या है? आरबीसी सेल। इसका बेटा नाम होता है आरबीसी सेल। क्या नाम होता है? इस सेल का नाम है आरबीसी सेल। इसका भाई नाम होता है आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल के अंदर एक हीमोग्लोबिन, एक रेड कलर का पानी होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। यही हीमोग्लोबिन बेटा इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दैट मींस जब आपने बेटा ऑक्सीजन ले लिया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन चला गया, लंग्स में एल्वियोलाई में चला गया, एल्वियोलाई से बेटा ये ऑक्सीजन ब्लड को दिया गया, कौन सा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। लेकिन ये ब्लड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्लड में कहां पे मिलता है? जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गया ना, ब्लड में किसके साथ मिलता है? ब्लड में ये रेड ब्लड सेल के साथ मिलता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, उसी के साथ ऑक्सीजन मिलता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सीजन चला जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन चलता है हमारी पूरी बॉडी को दिया जाता है ऑक्सीजन, वहां से लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आपकी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को? ब्लड। ब्लड में कौन? ये हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल, आरबीसी सेल में जो हीमोग्लोबिन है ना, यही बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। समझा? दैट मींस बेटा हीमोग्लोबिन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान को हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उसको बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा। यह है भैया आपकी क्या रेस्पिरेशन, किस तरीके से आप क्या करते हैं। जब आपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन। आपने ऑक्सीजन ले लिया लंग्स में, एल्वियोलाई में, पूरी बॉडी को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए से, और वहां से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना।
एल्वियोला को दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लंग्स में ही, उसके बाद बेटा हाँ विंड पाइप से हम बाहर फेंक देते हैं नोज से। ठीक है, ये है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कैसे बाहर, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे बाहर फेंकते हैं। यह आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मैंने बताया किस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है। ये बेटा मैंने आपको लिख दिया है, इस पे एक नोट जो आपको लिखना था, इस पे बेटा मैंने आपको एक नोट लिख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक, बस छोटा सा एक टॉपिक है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। रिमेंबर बेटा, आपको ट्रांसपोर्टेशन डिलीट है सिलेबस में। वहां पे बेटा उनने सिर्फ दिया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या दिया है? उनने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन डिलीट है, ह्यूमन हार्ट वगैरह बेटा ये नहीं है आपको सिलेबस में। तो आपको जो सिलेबस में है वो है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। समझो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। मेरी बॉडी में कहीं पे कोई सब्सटेंस है, मतलब अभी लंग्स में ऑक्सीजन था, लंग्स से ऑक्सीजन उठाना पूरी बॉडी को दे देना, ये है ट्रांसपोर्टेशन। या बेटा मैं आपको कहूं रूट्स के पास बेटा वाटर है, ये वाटर उठाना पूरे प्लांट को देना, यह है ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी के एक पार्ट से बेटा कोई सब्सटेंस उठाना, दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। बॉडी के बेटा एक पार्ट से कोई सब्सटेंस उठाना, दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, यह है भाई ट्रांसपोर्टेशन, यही कहलाता है। बॉडी के एक पार्ट से कोई सब्सटेंस उठाना, बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ये भैया है क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो हमें अब पढ़ना है इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ना है हमें बेटा। इसमें आप क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ना है। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स पढ़ना है आपको। अब उसके बाद बेटा एक्सक्रीशन है, तो चैप्टर हो गया खत्म। तो चले बेटा, अब हाँ नेक्स्ट है, अब हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। मैंने बोलना ट्रांसपोर्टेशन का यही मतलब होता है भाई कि अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में कोई सब्सटेंस है, उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन है। अब हमारा इसमें सिर्फ क्या है? प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी है ना। देखिए बेटा, देखिए सुनो अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, इनमें बेटा दो किस्म की चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। एक तो इनको बेटा नीचे जमीन से वाटर एंड मिनरल्स को लेना पड़ता है ऊपर लीव्स तक, और इनके लीव्स के अंदर फूड बनता है, उस फूड को बेटा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सिटम तक, रूट्स तक या बाकी पार्ट्स तक। तो इसका मतलब एक तो इनको नीचे से ऊपर चीजें लेनी पड़ती है, और ऊपर से वो चीजें नीचे लानी पड़ती है। हाँ, कौन कौन सी चीज है? एक तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट और फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बेटा सिंपल सी यही बात बता सकता हूं, प्लांट्स का जो रूट है ना, या प्लांट्स का जो सिस्टम है, अगर बेटा हम इस सिस्टम को ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे इस सिस्टम को काटेंगे, इनके सिस्टम के अंदर दो किस्म की पाइप्स नजर आएंगे दो किस्म की वेसल्स नजर आएंगी इनके सिस्टम के अंदर। ऐसे बेटा दो किस्म की पाइप्स नजर आएंगी, जिनको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। या मैं कहूंगा बेटा प्लांट्स के सिस्टम में ऐसे एक पाइप नजर आएगी, दूसरे ऐसे एक पाइप नजर आएगी। रिमेंबर बेटा, एक वेसल नजर आएगी, दो वेसल्स नजर आएंगे, इनको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। एक वेसल होती है, एक पाइप होती है जो बेटा नीचे से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर। हाँ, उस पाइप का नाम होता है जाइलम। मैं बेटा यहां पे ऐसे लिखूं, मैं ऐसे बेटा लिखूं, उस पाइप का ऐसे नाम होता है क्या? एक इनको ऐसे एक पाइप होता है, इस पाइप का नाम भैया होता है जाइलम, XYLEM जाइलम। इनके पास भाई यहां पे एक दूसरी किस्म की ऐसी एक पाइप होती है। ये पाइप इसका बेटा इसका क्या काम होता है? ये भी एक को मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका नाम होता है फ्लोएम, PHLOEM फ्लोएम। ठीक है, तो इनके पास भैया दो किस्म की पाइप्स होती है, या प्लांट्स का जो सिस्टम है इनमें दो किस्म की वेसल्स होती है, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। अब जाइलम का क्या रोल है? ये भी पाइप है, फ्लोएम भी पाइप है। इनका क्या रोल है? ये वेसल्स है, इनका क्या रोल होता है भाई? हम वही चीज देखेंगे। पहले हम जाइलम की बात करते हैं। देख भैया, यह है प्लांट। हाँ सुनो, ये आपका प्लांट, ठीक है, ये है बेटा आपका प्लांट, ठीक, ये इसके रूट्स हैं, ये इसका बेटा लीफ है। प्लांट के सिस्टम को देखो, प्लांट के सिस्टम में एक पाइप ये है बेटा, एक पाइप ये है, ठीक है, ये वाली पाइप है दो। इनका क्या नाम है? एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम देखिए भैया, जाइलम का क्या रोल होता है? इसी जाइलम को मैंने निकाला है, यहां पे लगा दिया। देखो बेटा जाइलम का क्या रोल होता है, अच्छे से बेटा समझो। प्लांट के नीचे से या रूट्स में बेटा क्या होता है? रूट्स में, हाँ, रूट्स के पास सॉइल होता है, या मैं बताऊं जमीन जो है, ये प्लांट है, इसके रूट्स बेटा सॉइल के अंदर फंसे हुए हैं। सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर और मिनरल्स सॉइल में होते हैं,
और ये रूट जो है ना, ये रूट जो है, ये रूट एब्जॉर्ब करता है किसको? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। जब रूट ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर और मिनरल्स दिया गया, रूट ने एब्जॉर्ब किया, और रूट ने किसको दे दिया? जाइलम को, जाइलम को, जाइलम को, जाइलम को, जाइलम को। और बेटा उसके बाद ये वाटर और मिनरल ऊपर 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 जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। खैर, ये रूट ने जमीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और दिया किसको? जाइलम को। जाइलम बेटा ऊपर 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 लेता है। जाइलम ने बेटा ये मिनरल और वाटर लीफ को भी दिया, वाटर और मिनरल इस लीफ को भी दिया, और कुछ वाटर और मिनरल बेटा इस लीफ को देता है, कुछ वाटर और मिनरल इस लीफ को भी देता है, कुछ वाटर और मिनरल इस लीफ को भी देता है। तो ऊपर 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 लेता है। लेकिन कैसे? हाउ? अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे? एक्चुअल में बेटा जो लीफ होता है, लीफ को नीचे से एक होल होता है, सिटोमेटा। सिटोमेटा से बेटा क्या हो जाता है? लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। जब सिटोमेटा से वाटर लॉस हो जाता है, अंदर बेटा ये जो जाइलम है ना, जाइलम के अंदर एक सक्शन पुल बनता है। जब लीफ से वाटर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। जब लीफ से इवेपोरेशन है, ट्रांसपायरेशन। जब लीफ से, समझो, जब लीफ से वाटर लॉस हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस होने की वजह से जो जाइलम है ना, ये अंदर खाली हो जाती है, मतलब इसमें एक फोर्स बनता है, खींचने वाला फोर्स, और जिसकी वजह से बेटा नीचे 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 से जो रूट है, या नीचे से जो बेटा जो जाइलम है या मिनरल्स और वाटर है, वो बेटा जाइलम के जरिए से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे मैं बताऊं, ये लीफ क्या करता है? वाटर को लॉस करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या हो जाता है? ट्रांसपायरेशन की वजह से नीचे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो जाइलम के अंदर से आ जाते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। तो अगर बेटा लीफ ट्रांसपायरेशन नहीं करेगा, वाटर और मिनरल ऊपर नहीं आएगा। दैट मींस वाटर और मिनरल ऊपर आ गया, किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन की वजह से। ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस हो गया और अंदर बेटा एक पुल बन गया, खींचने वाला फोर्स बन गया जो इस वाटर और मिनरल को ऊपर लेता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, इसको अच्छे से समझाती है। तो वाटर और मिनरल ऊपर आ जाता है, ये कौन समझाता है? ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी समझाता है। कैसे वाटर? हाँ, जमीन में बेटा क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, और यहां पे क्या होता है? लीव से वाटर लॉस हो गया, लॉस होने की वजह से अब ये जो जाइलम है ना, ये रूट सबसे पहले जाइलम को देता है वाटर और मिनरल, इस वाटर और मिनरल ऊपर ऊपर आ जाता है, इस लीफ तक आ जाता है। लीफ ने क्या किया? वाटर को लॉस किया, मिनरल्स यूज किए, वाटर को लॉस किया। वाटर भी कुछ जरूरत लगता है, लेकिन मेजॉरिटी वाटर लॉस किया। जब वाटर लॉस करता है, अंदर जो जाइलम है ना, इसमें खींचने का फोर्स बनता है, पुल वाला फोर्स बनता है, यानी कि इसमें खींचने वाला फोर्स बनता है, जिसकी वजह से नीचे और मिनरल्स और वाटर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम का क्या काम है? मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। यह है बेटा जाइलम। जाइलम में क्या काम होता है? मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। कहां? रूट से लेके लीफ तक, रूट से लीफ तक मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, हां, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। कभी बेटा इस जाइलम चीजों को वापस नहीं लाता है। एक बार इसने लिया ऊपर तो लिया। अब लीफ का काम है, लीफ एक्स्ट्रा चीजों को वापस बाहर फेंक देगा, लेकिन वापस नहीं भेजता है। समझ आया? हाँ। अब बेटा हम काम करते हैं, ये है, इस पे मैंने आपको लिखा है एक, मतलब जाइलम जो है बेटा, जाइलम 4 सेल्स का बना है। जाइलम की जो पाइप है ना, जाइलम की जो पाइप है या जाइलम की जो वेसल है, ये 4 सेल्स की बनी है। किस किस सेल की बेटा? सबसे पहले ट्रकीडिस वेसलस, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यही बेटा ये 4 सेल्स मिलके एक पाइप बनाते हैं, एक वेसल बनाते हैं। इसी वेसल में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है लीफ तक। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट, हाँ, लेकिन मुझे आप बताएं, ये रूट, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये मुझे आप ये बताएं कि रूट से ये वाटर और मिनरल किस प्रोसेस से चला जाता है इस जाइलम में? बाय द प्रोसेस ऑफ, हाँ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या? बाय द प्रोसेस ऑस्मोस के प्रोसेस से बेटा इसमें चला जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं फूड और अदर सब्सटेंस की, यानी कि फूड। ये बेटा लीफ है, हाँ, लीफ के अंदर क्या बन गया? लीफ के अंदर बेटा फूड बन गया। अगर लीफ के अंदर फूड बन गया, ठीक है, अब ये फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। ये फूड बेटा आप पहुंचाना है किस तक? ऊपर भी लेना है, ये फूड बेटा नीचे भी लेना है, सिस्टम को भी देना है और ये रूट को भी देना है। बिल्कुल बेटा, जब लीफ के अंदर फूड बनता है और वो फूड बेटा दिया जाता है फ्लोएम को। किसको दिया जाता है? दूसरी पाइप को, दूसरी वेसल को, जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ये फूड आधा ऊपर लेता है, ऊपर सिस्टम को देता है, साइड साइड में ऐसे सिस्टम को देता है, और आधा फूड बेटा नीचे आ जाता है, नीचे वाले पार्ट सिस्टम को दिया जाता है और रूट्स को दिया जाता है। ठीक है,
तो लीप से फूड उठाना और सिस्टम को देना या बाकी पार्ट्स को देना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भैया हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ऐसे इसको बेटा हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। मैंने लिखा है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं कि लीप से फूड उठाना बाकी पार्ट्स को देना, ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम का क्या काम है, वाटर और मिनरल्स को उठाना और लीप को देना। अच्छा, इसका क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम ने फूड यहां पे इसने लीप ने फूड बनाया और उस फूड को उठाया जाता है और सिस्टम में डाला जाता है। सिस्टम में क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम को दिया जाता है ये फूड ऊपर भी लेती है ये फ्लोएम और नीचे भी लेती है ये फ्लोएम। उसके इसका मतलब इसने ट्रांसलोकेशन की। लेकिन फ्लोएम ने दो डायरेक्शंस में काम किया। किस किस डायरेक्शन में, इसने फूड ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया। तो फ्लोएम बाई डायरेक्शन काम करता है, ऊपर भी नीचे भी। लेकिन एक चीज है बेटा, एक चीज है, मुझे बताओ फ्लोएम की जो वेसल है ना, ये कितनी सेल्स की बनी है। फ्लोएम की जो वेसल है, फ्लोएम की जो पाइप है, फ्लोएम की जो वेसल है भैया, ये दो फ्लोएम की जो पाइप है ना, फ्लोएम की जो पाइप होती है या फ्लोएम की जो वेसल है, ये कितनी सेल्स की बनी है, ये बेटा 4 किस्म की सेल्स की बनी है। हाँ, जाइलम भी 4 सेल्स का बना है, फ्लोएम भी 4 सेल्स का बना है। फ्लोएम किन 4 सेल्स का बना है, सीयू ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, मैंने लिखा, हाँ सीयू ट्यूब सेल ये लिखा है, सीयू ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम वो भी वैसे ही, ठीक है। तो दैट मींस बेटा जाइलम का क्या काम है, रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसके बाद लीव्स तक पहुंचाना, ठीक। फ्लोएम का क्या काम है, लीव्स के अंदर जो फूड बनता है उस फूड को बेटा अपने अंदर लाना और ऊपर वाले पार्ट को देना प्लांट को, नीचे वाले पार्ट को देना। रिमेंबर बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एक और चीज मैं बताऊं, फूड जो लीफ के अंदर बनता है ना, एक्स्ट्रा फूड बेटा उठाया जाता है, सिस्टम में जमा रखा जाता है। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। मतलब कि लीफ ने जो फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बेटा सिस्टम में जमा रखा जाता है, जमा 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 रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको ये जो जमा रखा जाता है ना फूड, उसका नाम होता है स्टार्च। एक्स्ट्रा फूड स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जमा रखा जाता है। यह है किस तरीके से बेटा आपका जो प्लांट का जो बेटा वाटर मिनरल और फूड जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। हो गया, नेक्स्ट बेटा, हाँ अब लास्ट वाला टॉपिक हमारा है, दैट्स बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है, देखो प्लांट के एक्सक्रीशन में 1 मिनट लगेगा। हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना, उस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना। रिमेंबर, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है, नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, यूरिया बनता है। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट या वेस्ट कोई बनता है, उस वेस्ट को बेटा अपनी बॉडी से बाहर फेंक देना। इसको भाई हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, हम भी एक्सक्रीशन करते हैं, हाँ। लेकिन रिमेंबर बेटा, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया बनता है, यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकना, मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनते हैं उनको बॉडी से बाहर फेंक देना, इसको भाई हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो रिमेंबर बेटा, हाँ, एक्सक्रीशन हर एक ऑर्गेनिज्म करता है बेटा। प्लांट्स भी वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं, हम भी वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं। अगर हम प्लांट्स की सबसे पहले बात करेंगे ना, प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, अच्छी बात बेटा यह है, प्लांट देखो प्लांट्स में कौन से एक्सक्रीशन होते हैं। जब प्लांट्स एप्पल बनाते हैं, एप्पल बेटा पूरा राइप हो जाता है, रेड कलर या राइप हो जाता है, एप्पल का गिरना यह एक्सक्रीशन है। इस तरह बेटा प्लांट का जो लीफ होता है ना, लीफ जब ड्राई हो जाता है, लीफ का गिरना यह एक्सक्रीशन है। इस तरह बेटा प्लांट क्या है, इसका जो बार्क होता है ना, प्लांट के सिस्टम के ऊपर जो कवरिंग वो बार्क होता है, बार्क का उठना यह बेटा एक्सक्रीशन है। तो इस तरह बेटा लीव्स का गिरना एक्सक्रीशन है, एप्पल का गिरना एक्सक्रीशन है। इस तरह बेटा मैं आपको बताऊंगा प्लांट की जो बार्क है वो उठना यह एक्सक्रीशन है। हाँ, यही तो बेटा एक्सक्रीशन होती है प्लांट्स की एक्सक्रीशन का मतलब प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर फेंक देना, ये प्लांट्स की एक्सक्रीशन है। मैंने भाई आपको बोल दिया। और इस तरह बेटा प्लांट स्टोमेटा से वाटर लॉस करता है, प्लांट स्टोमेटा से वाटर लॉस करता है, वो एक्सक्रीशन है, ठीक है। यही है भैया प्लांट की एक्सक्रीशन, यही है। अब हम आते हैं प्लांट्स ये ह्यूमंस के एक्सक्रीशन पे। आखिर ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन होता है। कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सबसे पहले देखिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है भाई, ये कौन है, इसका नाम है किडनी, KIDNEY, किडनी, ठीक है। इस तरह बेटा किडनी से पाइप निकलते हैं, इस किडनी से भी, इस किडनी से भी। इस पाइप का नाम है भाई यूरिटर, URETER, यूरिटर बोलता है, ठीक है। और यूरिटर के बाद बेटा ये कौन होता है, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER, यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट पे क्या होता है बेटा, ये
पाइप होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलते हैं ना बाहर, जिसे हम सुसु करते हैं, इसका नाम होता है यूरिथ्रा, URETHRA, यूरिथ्रा। बस बेटा हमारे एक्सक्रीट आपको आएगा ड्राइवेलेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, बस यही तो बना लेना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, 2 किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। और रिमेंबर बेटा कि ये जो है ना ये पाइप, इसका क्या नाम है? इसका भाई नाम होता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ARTRY। ये किडनी को क्या लाता है? ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद बेटा ये दूसरी पाइप है, इसका नाम है रीनल वीन। क्या नाम है? रीनल वीन। हाँ, ये किडनी से ब्लड फिर बाहर निकाल देती है। यह है बेटा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं एक चीज कि एक्सक्रीशन हम कैसे वेस्ट बनाते हैं, यूरिन कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बाहर निकालते हो, तो चैप्टर खत्म। सुनो, किडनी के अंदर बेटा ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। किडनी के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत होते हैं। इनका भैया नाम होता है नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स को देखिए बेटा, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं भैया, ये होता है नेफ्रॉन, ये होता है नेफ्रॉन, ये होता है नेफ्रॉन। देखिए बेटा नेफ्रॉन क्या है, ये भैया है नेफ्रॉन, ये है भाई साहब हमारा नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको बोर्ड में आता है नेफ्रॉन के पार्ट्स लिखो। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, इसको पता है हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल, COR, रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल। बाकी जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक ये सारा बेटा, ये इसके बगैर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट यहां से ये, ठीक है, ये कन्वोल्यूटेड, इस पूरे को बेटा हम बोलते हैं रीनल टेब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल टेब्यूल। ठीक है बेटा, ये क्या है? हमारे नेफ्रॉन, किडनी के अंदर बेटा नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? लगभग एक किडनी में बेटा 10 यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब होता है बेटा हमारी किडनी में ऐसे ही नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। यूरिन तो इन्हीं में बनता है। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स है? 2। एक होता है बेटा रीनल कॉर्पसल, दूसरा होता है रीनल टेब्यूल। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। आपको पता है बेटा यूरिन कैसे बनता है? नहीं सर पता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, किडनी के अंदर ब्लड आ गया, हाँ, जब किडनी के अंदर ब्लड आ गया, किडनी में कौन होता है? यही नेफ्रॉन होता है। जब किडनी के अंदर बेटा ब्लड आ गया ना, समझो ये ब्लड बेटा किस में आ गया? इसमें आ गया। किस में? ये रीनल कॉर्पसल में आ गया, आ गया ना रीनल कॉर्पसल में ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। एक्चुअली ग्लोमेरुलस में होता है, कोई बात नहीं। इस पार्ट में इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल में ब्लड फिल्टर हो जाता है। जब रीनल कॉर्पसल में ये ब्लड फिल्टर हो जाता है ना, ब्लड हो गया ना बेटा फिल्टर, इस यहां पे ब्लड फिल्टर होने को पता है हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, FILTRATR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई बेटा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई। उसके बाद बेटा जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई, उसके बाद पता है क्या हो जाता है? इस रीनल टेब्यूल, है ना रीनल टेब्यूल, रीनल टेब्यूल में ये वेस्ट आता है। क्या आता है? रीनल टेब्यूल में ये वेस्ट आता है। लेकिन इस वेस्ट में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो बेटा जब इस रीनल टेब्यूल में ये फिल्ट्रेट आ जाता है, ये यानी कि जो सबसे पहले ब्लड आ गया, ये फिल्टर हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या? यहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद बेटा रीनल टेब्यूल में ये फिल्ट्रेट आ गया, जो ये फिल्टर चीजें हो गई ना, इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो ये फिल्ट्रेट है ना, इस फिल्ट्रेट में वेस्ट चीजें हैं, लेकिन इस फिल्ट्रेट में बेटा अच्छी चीजें भी हैं। आपको पता है इस फिल्ट्रेट में क्या हो जाता है? जो अच्छी चीजें इनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। वापस यहां से ब्लड वेसल होते हैं, वो इन फिल्ट्रेट के अंदर, इस रीनल टेब्यूल में, जो रीनल टेब्यूल में जो अच्छी चीजें होती हैं उनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि रीनल टेब्यूल में जो वेस्ट है इसी का यूरिन बनेगा। लेकिन इस रीनल टेब्यूल में जो ये वेस्ट है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं, उन अच्छी चीजों को वापस खींचा जाता है। इसको भाई हम क्या कहते हैं? इसको मेरी जान हम कहते हैं, पता है क्या बोलते हैं? हाँ, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, हो गया ना बेटा टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। जरा मुझे बताइए क्या हुआ? पहले ब्लड आ गया किडनी में, नेफ्रॉन में, क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई, ब्लड फिल्टर हो गया। उसके बाद बेटा ये यहां पे जो वेस्ट आ गया ना, इसमें रीनल टेब्यूल में जो वेस्ट है, इस वेस्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, उन अच्छी चीजों को वापस खींचा जाता है, वापस पकड़ा जाता है। ब्लड इन अच्छी चीजों को वापस खींचता है, इसको हम बोलते हैं टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर बेटा ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट चीजें भी होती है, ब्लड उन वेस्ट चीजों को वापस देता है। किसको देता है? इस रीनल टेब्यूल में डालता है।
ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट चीजें आई होती हैं, उन वेस्ट चीजों को वापस डाला जाता है। किस में डाला जाता है? इस रीनल टेब्यूल में डाला जाता है। तो मैं कहूंगा 10th लेवल पे भाई ये जो रीनल टेब्यूल में वापस इन वेस्ट को डाला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिब्यूलर क्या बोलते हैं? टिब्यूलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? टिब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। टिब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। टिब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं, है ना बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ? बस हो गया। उसके बाद बेटा ये जो वेस्ट है यहाँ पे है ना, अब ये इस रीनल टेब्यूल में पूरा जो वेस्ट है ना, रीनल टेब्यूल में पूरा जो वेस्ट है, ये पूरा वेस्ट है। इस वेस्ट में क्या क्या होता है? इसमें भैया यूरिन हो, इसमें इसको हम यूरिन बोलते हैं। इसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा साल्ट होता है। फिर ये बेटा चलते 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 रीनल टेब्यूल से चलते चलते कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट आ गया। कलेक्टिंग डक्ट बेटा किसको देता है? देखो कलेक्टिंग डक्ट किसको देता है? कलेक्टिंग डक्ट बेटा फिर किसको देता है? यहाँ पे इसको देता है, यूरेटर को देता है। यूरेटर क्या करता है? यूरेटर इस वेस्ट को किसको देता है? यूरिनरी ब्लैडर को देता है। यूरिनरी ब्लैडर किसको? यूरिनरी ब्लैडर जम जाता, यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, इसमें यूरिन आ जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जब भर जाता है, उसके बाद बेटा यूरिथ्रा से हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? मैंने क्या बोला? सबसे पहले किडनी के अंदर ब्लड आ गया। किडनी में कहा? नेफ्रॉन में कहा? रीनल कॉर्पसल में ब्लड आ गया। यहां पे ब्लड फिल्टर हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद बेटा उसके बाद ये जो रीनल टेब्यूल में आ गया ये वेस्ट, लेकिन इस वेस्ट में कुछ अच्छी चीजें हैं। तो जो इस वेस्ट में जो अच्छी चीजें हैं उनको वापस खींचा जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद बेटा ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट चीजें होती हैं, ब्लड अपनी उन वेस्ट चीज को वापस डालता है इसी वेस्ट के साथ। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो इन वेस्ट को उठा के इसे रीनल टेब्यूल में डालता है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। उसके बाद इस रीनल टेब्यूल में बेटा वेस्ट ही वेस्ट है। ये ट्यूब्यूलर, ये बेटा रीनल टेब्यूल, इसके अंदर जो वेस्ट ही वेस्ट है, ये इस वेस्ट को किसको देता है? हाँ, कलेक्टिंग डक्ट को देता है। कलेक्टिंग डक्ट बेटा फिर किसको देता है? कलेक्टिंग डक्ट बेटा किसको देता है? यूरेटर को। यूरेटर इस वेस्ट को किस में डालता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा से वेस्ट को बाहर निकालता है, यानी कि यूरिन को बाहर निकालता है। क्या निकाल? यही जो यूरिन है ना, यहां पे जो ये वेस्ट बनना, यहां पे बेटा जो ये रीनल टेब्यूल में जो ये वेस्ट था ना, इसका भैया नाम होता है यूरिन। इसका मतलब है ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो डाले जाता है किसमें डाले जाता है? रीनल टेब्यूल में, उसी का यूरिन बनता है। यही यूरिन फिर ऐसे चलते कलेक्टिंग डक्ट से फिर लास्ट पे बेटा यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीशन मैंने आपको बताया। पहले बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया किडनी का ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में फिर बेटा मैंने आपको बताया ये किस तरीके से आपका ये सारा बाहर चला जाता है। ठीक है, ये कैसे बेटा आपका ये है बेटा आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है कितने पार्ट्स होते हैं? 4 हो। ये एक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। फिर मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो चला जाता है किडनी में, और किडनी में बेटा वो फिल्टर हो जाता है, जिसको हम यानी कि नेफ्रॉन के पास, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद फिर बेटा रीनल टेब्यूल में चला जाता है। रीनल टेब्यूल से वापस अच्छी चीजें खींची जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो वापस डालता है उस रीनल टेब्यूल में उन वेस्ट को, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। फिर बेटा ये चलते ये वेस्ट फिर बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को बाहर निकाला, इसको भैया हम बोलते हैं यूरिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनेशन। अब लास्ट है हमारा, अगर कोई पेशेंट ऐसा है बेटा उसकी 2 किडनीज खराब है, कोई पेशेंट बेटा ऐसा है उसकी दोनों किडनीज खराब है, कोई बात नहीं, ऐसा भी कोई पेशेंट होता है जिसको दोनों किडनीज खराब है, उसका ब्लड तो फिल्टर नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगर उसका ब्लड फिल्टर नहीं हो जाएगा उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हमने बेटा डायलिसिस करनी है। क्या करनी है? डायलिसिस करनी है। डायलिसिस को हम डायलिसिस की जाती है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको दोनों किडनीज खराब है, उसका ब्लड तो फिल्टर नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए बेटा डायलिसिस है। ठीक है, डायलिसिस करनी है। डायलिसिस क्या है एक्चुअली? डायलिसिस में भाई क्या किया जाता है? इसमें डायलिसिस में क्या किया जाता है? देखो क्या किया जाता है, हम सिंपली बेटा क्या करते हैं, यह इंसान, यह बेटा अब एक इंसान ये जिसकी दोनों किडनीज खराब है, बिल्कुल इसकी दोनों किडनीज खराब है, इससे बेटा हम क्या करते हैं? अच्छे से बेटा बात को समझिएगा, इससे हम क्या करते हैं? इससे बेटा हम ब्लड निकालते हैं बाहर। हमने इसका ब्लड बाहर निकाला, ठीक है, एक मशीन में डाला। क्या डाला बेटा? एक मशीन में डाला। इस मशीन यहाँ पे बेटा इस मशीन को हम क्या बोलते हैं? इस मशीन को हम, ये सारा जो सेटअप है ना, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर। इस पूरे इस सेटअप को हम बोलते हैं डायलाइजर। ये बेटा ब्लड कहाँ चला गया? ये ब्लड चला गया बेटा किस में? ये ब्लड चला गया इस मशीन में, सेटअप में, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है,
करता है, ब्लड से वेस्ट चीजें बाहर निकालता है, फिर बेटा वहां से साफ ब्लड आ जाता है। ठीक है, साफ ब्लड आ गया, हम बेटा पेशेंट को दूसरे यानी कि हम बेटा पेशेंट के वीन में डालते हैं। ठीक है, आर्टरी से हमने ब्लड निकाला और बेटा किस में डाला गया, या हमने पेशेंट से ब्लड कलेक्ट किया। ठीक है, पाइप से बेटा हम पेशेंट से कलेक्ट ब्लड कर रहे हैं और डायलाइजर में डालते हैं। डायलाइजर ब्लड को फिल्टर करता है, साफ 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 करता है, फिर बेटा वहां से साफ होकर ब्लड आ गया, पेशेंट को हम वापस से ब्लड डालते हैं। इसका मतलब है पेशेंट का ब्लड ठीक हो गया। ये जो मशीन है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा डायलाइजर, और इस पूरे प्रोसेस को करना इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। तो ये उस पेशेंट में की जाते हैं जिसकी बेटा दोनों किडनीज खराब होती हैं। तो इसका मतलब ये डायलाइजर जो है ना, ये आर्टिफिशियल किडनी की तरफ है ना, यानी कि किडनी तो नहीं है लेकिन किडनी जैसा काम करते हैं, जैसे किडनी ब्लड को फिल्टर करते हैं, ये भी ब्लड को फिल्टर करता है, ये किडनी जैसा काम करता है। तो डायलिसिस किन पेशेंट में की जाते हैं, जिनको किडनीज खराब होती है। तो थैंक यू बेटा, आपका बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक से सारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपके यही नोट्स आपको आपकी एप्लीकेशन में, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है बेटा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन में सीधे डायरेक्ट हो सकते हो और आपको बेटा नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तब तक अपनी एनर्जी पूरी बरकरार रखें, और दूसरी बात बेटा यह है, आपको कहीं पे हम लूप होल आने नहीं देंगे। आप बस जेके बोस वाला के साथ जुड़ के रहिएगा। आपका बोर्ड का रेस्क्यू जेके बोस वाला है। जब जैसे बेटा लास्ट ईयर की बात करते हैं, अरबीना बिलाल या बाकी जो टॉपर्स है बेटा, लगभग हमारे कितने स्टूडेंट्स थे जो 495 के अबो थे, वो कौन थे भैया, जेके बोस वाला के स्टूडेंट्स है। आपको भी मैं बता रहा हूं, आपको बेटा अब ट्राई नहीं करनी है, आप पूरा विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ के रहिए, आपका भी स्कोर चमक और दमकदार आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, किसके साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तब तक टेक केयर, बाय 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 बाय।